टाइप सेकंड डायबिटीज इज आल्सो नोन एज ज्वेलेंट डायबिटीज, अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज या बी या सी। तो जो आपकी टाइप सेकंड डायबिटीज है इसको नॉन इंसुलिन डायबिटीज भी बोलते हैं, और अडल्ट ऑनसेट या इसी को अपन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट सेनाइल ऑनसेट डायबिटीज भी बोलते हैं। और 90% डायबिटीज होती है टाइप सेकंड जिसका लीडिंग जो कारण है वो हेरिडिटरी रहता है बेटा, यानी जेनेटिक हेयर पे यहाँ पे जिम्मेदार रहती है। इसलिए जो राइट आंसर जाएगा वो बी एंड सी। हमेशा जब भी क्वेश्चन दे आप नोटसेट का पेपर तो आप पूरे ऑप्शन पढ़े लास्ट तक, फिर 5-10 सेकंड में रिव्यू करो और फिर उसका जवाब दे, गलती ना। एक एक नंबर एक एक पॉइंट बहुत मायने रखता है सिलेक्शन के लिए बेटा, ये ध्यान रखना। और मेरिट बहुत कम जाती है, 60 के आसपास मेरिट जाती है तो बहुत अच्छा चांस है बेटा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज। डायबिटीज मेलेट का जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट डिस्कस करें अपन, नेक्स्ट क्लास देखिए आपकी स्क्रीन पे। यस बच्चों, यस, क्लाइंट विद टाइप फर्स्ट डायबिटीज में रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज टू देयर डेली रूटीन पीरियड ऑफ इन्फेक्शन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कोई मरीज डायबिटीज का है और उसको इन्फेक्शन हुआ है, डायबिटीज का पेशेंट है उसको इन्फेक्शन हुआ है, तो रूटीन दिनों की तुलना में और इन्फेक्शन की तुलना में कौन सा चेंज करेगा वो ड्रग्स में? वो इंसुलिन की डोज को बढ़ाएगा, कोई चेंज नहीं करेगा इंसुलिन की डोज में, इंसुलिन की डोज को कम करेगा या ओरल एंटीबायोटिक एजेंट देगा? बताइए बच्चों। तो अगर इन्फेक्शन है तो ओरल एंटीबायोटिक एजेंट तो देगा ही इसमें, लेकिन उसने डायबिटीज के संदर्भ में पूछा है और साफ बताया कि टाइप फर्स्ट डायबिटीज है जिसको अपन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं, आपको पता है, और डायबिटीज के संदर्भ में पूछा, इसलिए ये तो आपका ऑप्शन गायब हो जाएगा बेटा हमारे पास में। दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? अब कह रहा है कि आप इंसुलिन की डोज को बढ़ाओगे या कम करोगे। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि भाई पेशेंट को इन्फेक्शन है तो पेशेंट क्या रहेगा, एनपीओ रहेगा, खाना नहीं खाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, इंसुलिन बंद करना है। शुगर अगर नॉर्मल है, लो नहीं होनी चाहिए शुगर, शुगर अगर नॉर्मल रेंज में फास्टिंग वाली या पोस्टप्रेंडल आरिवास में 70 से 110 से 70 भी है तो भी आपको इंसुलिन लगाना है। आरिवास में ध्यान रखना, बस हाइपो में नहीं होना चाहिए मरीज। क्लियर है? अब इन्फेक्शन के दिनों में क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है बेटा। इन्फेक्शन में स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैटाबॉलिज्म एक्शन करता है तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है। और उस इन्फेक्शन के दिनों में आरिवास में लाइक पेन हो सकता है, उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है सिंपैथेटिक में। तो उस स्थिति में बेटा आपको इंसुलिन की डोज को क्या करना है, बढ़ाना है। क्या कराना है, बढ़ाना है। बहुत सारे बच्चे बहुत गलत जवाब दे रहे हैं, इंसुलिन की डोज कम नहीं करना, ये हमेशा ध्यान रखना। और शुगर मान लो पेशेंट का, मान लो रेगुलर इंसुलिन चल रहा है, मान लो किसी को लॉन्ग एक्टिंग या वेरी लॉन्ग एक्टिंग मिक्सडार्ट वगैरह चल रहा है, शुगर 17 आई तो भी इंसुलिन लगाना, क्योंकि इंसुलिन बहुत धीरे धीरे काम करते हैं जो लॉन्ग एक्टिंग और वेरी लॉन्ग एक्टिंग। सडन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तुमने नहीं लगाया तो मॉर्निंग में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, उससे उसका जो शुगर बैलेंस है वो मेंटेन हो जाएगा बेटा, मेंटेन नहीं रहेगा, प्रॉपर मेंटेन नहीं रहेगा। इसलिए इन्फेक्शन वाले दिनों में इंसुलिन की डोज को बढ़ाना है और नॉर्मल दिनों में जो चल रही है वो चलाना है, पर इन्फेक्शन के दिनों में बढ़ाना है क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होता है। अब दिमाग में रहता है कि कम कर दूं, कम नहीं करना है, ये ध्यान रखना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। समझ गए? यही एसएनए का पैटर्न है जिसके लिए एसएनए जानी जाती है बेटा। सीधे वन लाइन के क्वेश्चन तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वन लाइन के क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ऑप्शन ये है एस सल्फोलिन यूरियस, बी ऑप्शन है आपका मैग्नेट, थोड़ा फॉर्मेट बिगड़ गया है क्वेश्चन का, ये मोबाइल से टाइप किया था। सी नंबर है बिग्वेंटाइन और डी है अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर। क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायबिटीज ड्रग एक्ट बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस बाय लिवर। कौन सी ड्रग, डायबिटीज की ड्रग ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करती है, कहां से, लिवर को। यानी किस ड्रग के देने से, जो आप ड्रग दोगे वो ड्रग आपकी ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करेगी। यानी लिवर के अंदर वेरी इंपोर्टेंट, शुगर किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में। ग्लाइकोजन लगभग 100 ग्राम स्टोर रहता है लिवर के अंदर और टोटल बॉडी में लगभग 500 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। एंड ग्लाइकोजन इज द स्टोर फूड इन एनिमल। एनिमल में स्टोर फूड कौन होता है, ग्लाइकोजन होता है, जो लगभग 500 ग्राम होता है। उसमें से लगभग 400 ग्राम तो कहां होता है, मसल्स में। कहां होता है प्यारे बच्चों, मसल में। और 100 ग्राम कहां होता है ग्लाइकोजन, लीवर में। अब जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो या आपको शुगर की जरूरत हो या कुछ जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक जो एजेंट है OHA जो आपकी होती है, ये क्या करती है, लीवर में जो स्टोर ग्लाइकोजन है उसको तोड़ के ब्लड में लाती है ग्लाइकोजन लाइसिस की प्रोसेस से आरिवास में। और ये किस कैटेगरी ड्रग होती है, तो ये होती है बिग्वेनाइट्स। और इन बिग्वेनाइट्स के अंदर आती है बेटा मेटफॉर्मिन। क्या आती है, मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन इज द बिग्वेनाइट्स। और ये देंगे
तो ये मेटफॉर्मिन क्या करती है, लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लाइकोजन लाइसिस करती है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, कैटाबोलिक एक्शन करती है, और लीवर में जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ के ब्लड में लाती है और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को हरिबास में गणमापन हरिबास में उसको बेटा जो ग्लाइकोजन लाइसिस है उसकी प्रोसेस को ये बढ़ाती नहीं है, उल्टा कम कर देती है। क्या कम कर देती है? गणमापन। नॉर्मल दिनों में क्या होता है, आपकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो आपके नॉर्मल दिनों में जब शुगर आपका कम होगा या शुगर इम्बेलेंस होगा डायबिटीज वगैरह केस में, तो आपकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है वो किस में टूटता है? ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन लाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कौन सी कैटेगरी की ड्रग आरिबास में डिक्रीज करती है इस ग्लाइकोजन लाइसिस को? तो ये बढ़ाएगी नहीं, ये क्या करती है? कम करती है बिगुनेट, जिसके अंदर कौन? मेटफॉर्मिन। कौन? मेटफॉर्मिन। यस, गुड इवनिंग सभी को। समझ रहे बेटा? क्लास समझ में आ रही तो एक बार सभी लाइक और शेयर करें बेटा। यस, तो जो आपकी मेटफॉर्मिन है वो बिगोनाइट्स कैटेगरी में आती है और ये क्या करती है? ग्लाइकोजन लाइसिस की प्रोसेस को डिक्रीज करती है। ग्लाइकोजन लाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोजन जो लिवर में स्टोर है या मसल में स्टोर है वो आपका ब्रिक होता है और ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में, और इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। ये मेटफॉर्मिन क्या करती है? इस ग्लाइकोजन लाइसिस की प्रोसेस को क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है। इसमें ये किस कैटेगरी में आती है? तो बिगोनाइट्स कैटेगरी में आती है। सो सी इज द राइट आंसर हियर, मेटफॉर्मिन। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? नेक्स्ट देखिएगा, ये रही मेटफॉर्मिन। ये 500 mg की या 1000 mg की टेबलेट आती है मेटफॉर्मिन, ओरली दी जाती है बेटा, गणमापन। अब अपन बात करते हैं कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं। तो ये रही आपकी पूरी की पूरी कैटेगरी बेटा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की। हमारे पास में एंटी डायबिटिक ओरल जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, इसके अंदर पहली होती है एनहेंस इंसुलिन सिक्रेशन, वो ड्रग जो इंसुलिन सिक्रेशन को प्रमोट करती है। उसके अंदर आती है सल्फोनिल यूरिजन और मेग्लिटिनाइड, जिनको फेलेनिन एनालॉग्स बोलते हैं। अब इनमें ध्यान रखना थोड़ा मोटा मोटा, आपको इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि कौन किस कैटेगरी में आता है, बस ध्यान रखना कौन सी ड्रग का नाम है। जो मेन आपको बता देता हूं, एक तो आपका बेटा ग्लिपिजाइड और एक ग्लिमिप्राइड। ये ग्लायरी 1 mg, ग्लायरी 2 mg, ग्लायरी 3 mg, ग्लायरी 4 mg, ग्लायरी 1 और 2 mg की टेबलेट आती है। ये बहुत मोस्ट कॉमनली चलती है, आपका ग्लायरी नाम से आती है, ग्लायरी 1 mg, ग्लायरी 2 mg। इसके अलावा ग्लिपिजाइड, आपका टोलबुटेमाइड वगैरह, ये ड्रग मोस्टली कॉमन चलती है। ये कौन सी होती है? सल्फोनिल यूरियस कैटेगरी में आती है। क्लियर है? और इन कैटेगरी का जो साइड इफेक्ट होता है सुन लेना, ये एक तो क्या करती है? सडन हाइपोग्लाइसेमिया करती है। एक तो सबसे बड़ी जो समस्या है आरिवास में, अपन बात कर रहे हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखना। और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको शॉर्ट में OHA बोलते हैं बेटा, ये केवल और केवल टाइप 2 डायबिटीज के काउंट में आती है। आरिवास में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के मैनेजमेंट में काम आती है। टाइप 1 में ये क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। व्हाई? बिकॉज इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं करा सकती। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इनका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का? ये 3 काम करती है बेटा। एक तो डिक्रीज ग्लाइकोजन लाइसिस, यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देती है। इसके अलावा ये इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन, इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाती है आरिवास में, इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाती है आरिवास में। और इंक्रीज वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस को क्या करती है? कम। कई बार क्या होता है, इंसुलिन आपके सेल के रिसेप्टर पे काम नहीं कर पाता, क्योंकि सेल के रिसेप्टर क्या डेवलप हो जाती है? रेजिस्टेंस। तो ये जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, स्पेशल लाइक सबसे जो कॉमन है मेटफॉर्मिन या आपकी ग्लायरी वगैरह, ये क्या करती है बेटा? ये आपका ग्लाइकोजन लाइसिस को कम करती है, यानी लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देगी लीवर या मसल वाले को। इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाती है, क्योंकि आपको पता है टाइप 2 में इंसुलिन बनता है, आधा ही बनता है, लेकिन बनता तो ये और बढ़ाएगी जिससे इंसुलिन की पूर्ति हो। और इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस डेवलप हो गई उसको कम करती है। क्लियर है? इसके अलावा ये GIT से आरिवास में ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को क्या करती है? कम करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताया कि आप खाना खाते हो तो स्टमक के थ्रू जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है उस एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। अब ग्लूकोज एब्जॉर्ब कम होगा आपकी बॉडी में, जो खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट आपने लिया, उसमें जो ग्लूकोज आया है, दूध पिया है, ग्लूकोज आया है, तो उस ग्लूकोज अगर एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड में जाएगा, तो हाइपरग्लाइसेमिया होगा। डायबिटीज में हाइपरग्लाइसेमिया होता है। ये क्या करती है? उस GIT से भी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। तो कुल मिला के जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, ये नाम से पता है हाइपोग्लाइसेमिया मतलब डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इनका मेन टारगेट क्या रहता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करना? कम। चाहे वो इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा के कर दे, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम कर दे, ग्लाइकोजन लाइसिस की प्रोसेस को कम कर दे, या GIT से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम कर दे। इन चारों मैकेनिज्म से ये क्या करती है? स्पेशली मैं बात कर रहा हूं मेटफॉर्मिन की, जो कि सबसे ज्यादा यूजेबल आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है।
और ये टाइप फर्स्ट में यूज करते हैं, टाइप सेकंड में नहीं करते हैं, क्योंकि टाइप सेकंड में इंसुलिन बनता ही नहीं है, ये इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाती है, ये बनता ही नहीं है। इसे टाइप सेकंड में, टाइप फर्स्ट में ये जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है टाइप फर्स्ट, जिसको इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट, उसमें स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। किसमें देते हैं? केवल सेकंड में देते हैं। कार्बाइपोल। अब इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी है। वो ड्रग जो इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाती है उसके अंदर आती है ग्लिपिजाइड और ग्लिमिप्राइड। और इस ड्रग का जो है ना बहुत रैपिडली ऑनसेट हाइपोग्लाइसीमिया करती है, इसलिए कॉशनली यूज करना है हर बात में। इसके अलावा ये बेटा वेट गेन कराती है, ये ड्रग क्या कराती है आपकी ग्लायरी ग्लिमिप्राइड, वेट गेन, इसलिए कॉशनली यूज करना है। इसके अलावा मेग्लेटिनाइड के अंदर रापाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड आती है, तो ये यूज होती है बहुत सारे पेशेंट में अलग अलग कैटेगरी अकॉर्डिंग। ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो ड्रग जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को क्या करती है? कम करती है हर बात में, यानी इंसुलिन के काम को बढ़ाती है, उसके सिक्रेशन को बढ़ाती है। उसके अंदर ये देखिएगा बिग्विनाइड्स कैटेगरी में आती है। मेटफॉर्मिन बहुत कॉमन ड्रग है बेटा, मेटफॉर्मिन। और थायोजोलेडोन के अंदर पायोग्लाटाजोन करके आती है। अब मेटफॉर्मिन की अगर बात करें बेटा हमारे पास में, ये 500 mg या 1000 mg की, यानी 1 ग्राम की या आधे ग्राम की टेबलेट आती है, और ये मोस्टली यूजेबल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। तो हर तरह की जो डायबिटीज है, क्योंकि टाइप सेकंड डायबिटीज 90% लोगों में डायबिटीज कौन सी होती है? टाइप सेकंड। तो जो ज्यादातर डायबिटीज के मरीज देखो आप 100 में से 90 को उनको यही चलती है मेटफॉर्मिन। ये जीवन रक्षक है किसके अंदर? और ये टाइप सेकंड डायबिटीज के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है कौन सी? मेटफॉर्मिन। क्लियर है? ये काम कैसे करती है? तो वही आपकी चारों मैकेनिज्म, चाहे ग्लाइकोजन लाइसिस के प्रोसेस को कम करे, इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाए, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करे, जीआईटी से ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को कम करके ये शुगर मेंटेन करने में हेल्प करती है, स्पेशली टाइप सेकंड में। और ये ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस में बेटा। क्लियर है? ये जो ड्रग है इसके साइड इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो डायरिया प्रोड्यूस करती है बेटा, ध्यान रखना, कॉमनली नोजिया वोमिटिंग कर सकती है, ये हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस कर सकती है हर बात में। ये तो कॉमन साइड इफेक्ट है इसके, किसके? आपके मेटफॉर्मिन के। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या कर सकती है बताओ? यस, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर सकती है बेटा, इसलिए किडनी पेशेंट में बहुत कॉमनली यूज करते हैं इसको। नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है तो किडनी पेशेंट में हर बात में रीनल फेलियर तक कर सकती है, इसलिए कॉमनली यूज करते हैं। और इसका जो सबसे सीरियस जो साइड इफेक्ट है, कॉमन साइड इफेक्ट तो डायरिया वगैरह हो गया बेटा, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है इसका? जब अर्ली आप ड्रग दे रहे हो, बाद में तो क्या होता है पेशेंट हैबिचुअल हो जाता है। तो आपसे पूछे कि अर्ली साइड इफेक्ट क्या है जो मोस्टली देखने को मिलता है, तो क्या करती है? डायरिया प्रोड्यूस करती है ड्रग। क्या करती है? तो स्टार्टिंग के दिनों में जब आप मेटफॉर्मिन स्टार्ट करोगे, नया नया पेशेंट है तो डायरिया होना लाजमी है, तो उसको मैनेज करें। मेटफॉर्मिन तो बंद नहीं कर सकते शुगर, तो डायरिया को मैनेज करें। लाइक आप लैक्टोबैसिलस टेबलेट दे सकते हैं, स्पोरलेक टेबलेट वगैरह, आप फ्लूइड दे सकते हैं, ओआरएस देके कैसे मैनेज करें। इज इट क्लियर और नॉट? गुड इवनिंग सभी को श्री। यस। और इसका जो मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट है वो होता है लैक्टिक एसिडोसिस। लिख लेना बच्चों, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। लैक्टिक एसिडोसिस कार्बाइपोल और लैक्टिक एसिडोसिस जो बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, ये ड्रग क्या करती है? लैक्टिक एसिडोसिस करती है, जिससे सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, इवन पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। तो थोड़ा कॉशनली यूज करना बेटा कार्बाइपोल। और जब भी आप मेटफॉर्मिन दे रहे हो और अगर आपको डाई देनी है, कोई प्रोसेसर करना है, तो कम से कम 2 डेज पहले, 48 आवर्स पहले आपको डाई को क्या करना है? डाई अगर देना चाह रहे हो तो मेटफॉर्मिन को स्टॉप करना, उसकी जगह इंसुलिन या कोई और ड्रग देना। क्योंकि मेटफॉर्मिन और डाई, मान लो आप जैसे कोई रेडियो पे टेस्ट करना चाहते हैं, कॉन्ट्रास्ट सीटी, कॉन्ट्रास्ट एमआई करना चाहते हैं, तो डाई देने से लगभग 2 से 3 दिन पहले, मिनिमम 2 दिन पहले, 48 आवर्स पहले आपको मेटफॉर्मिन को स्टॉप करना, उसकी जगह दूसरी मेडिसिन यूज करनी है। बिकॉज ये बेटा डाई इंड्यूस लैक्टिक एसिडोसिस भी हो सकता है, जिससे पेशेंट की डेथ तक हो सकती है और नेफ्रोटॉक्सिक होती है। इसके अलावा ये विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी करती है बेटा, यानी एनीमिया प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पेशली परनीशियस एनीमिया। तो थोड़ा कॉशनली यूज करना एनीमिया वाले मरीजों में। तो मेन जो अर्ली साइड इफेक्ट है वो डायरिया है, और मोस्ट सीवियर साइड इफेक्ट जो है लैक्टिक एसिडोसिस और नेफ्रोटॉक्सिसिटी इफेक्ट आ सकते हैं। तो कॉशनली यूज करना इस ड्रग को। ऐसे क्लियर नोट? और बताओ ये कब देते हैं? खाना खाने से पहले या बाद में? 1 आवर बिफोर फूड, 1 आवर बिफोर फूड खाना खाने, क्योंकि ओरली दे रहे हो ना, तो कम से कम 1 घंटा पहले देना आपको। यस बेटा, कॉन्ट्रास्ट एमआरआई, कॉन्ट्रास्ट सीटी वगैरह होती है, सीटी वगैरह होती है, कॉन्ट्रास्ट एमआरआई सीटी दोनों होते हैं। क्लियर बच्चों? यस। चले आगे नेक्स्ट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा आपका अल्फा ग्लाइकोसाइडेज में एकार्बोज, ये भी बहुत मोस्टली चलती है। मेग्लिटोल, वोग्लिवोस, ये वोग्लिवोस भी बहुत जबरदस्त ड्रग है बेटा। ये 0.2 mg, 0.3 mg बहुत लो डोज में चलती है प्रैक्टिकली। अरे वोग्लिवोस, ग्लायरी और मेटफॉर्मिन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन चलता है। आरी बात
और ये वोगलीवोस क्या है, मिश्रण से अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर है, ये शुगर के प्रोडक्शन को कम करता है और ये भी बहुत तेजी से हाइपोग्लाइसेमिया करती है और ये बेटा एब्डोमिनल क्रैम्प करती है, तो थोड़ा क्वेश्चनली यूज करना किसका, एकार्बोज वगैरह का। इसके अलावा एमिल एनालॉग में परमालेंटिन वगैरह आती है, ब्रोमोक्रिप्टिन आती है डोपामार्जिक D2 एगोनिस्ट के अंदर आरिमास में। इसके अलावा डापाग्लिपाजोन ये भी मोस्टली कॉमनली यूज ली जाती है और ये ड्रग भी चलती है, 4 ड्रग कॉमनली चलती है, कौन सी, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन या लेनाग्लिप्टिन। आर का आपका सीटाग्लिप्टिन 50 mg और 50/500 आपका, या विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन 50 mg और मेटफॉर्मिन 500 mg का कॉम्बो खूब चलता है, या सीटा 100 और मेटफॉर्मिन 1 ग्राम का कॉम्बो खूब चलता है। साथ में ग्लिमिप्राइड देते हैं और ग्लाइरी वगैरह और क्या देते हैं, वोगलीवोस। और ये बीडी या टीडीएस या एचएस जैसे डोल रखती है। कोई डाउट है, समझ मेरी बात, क्लियर है? तो ये आपको पूरा ध्यान रखना और स्पेशली मेटफॉर्मिन के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा मिले तो पढ़ के जाना है, यानी 200 इंपोर्टेंट टॉपिक में एक इंपोर्टेंट टॉपिक मेटफॉर्मिन में ओरल हाइपोग्लाइसेमिया के जरिए में। अरे समझ गए बच्चों, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। तो ये कहानी भी मेटफॉर्मिन और उसके साइड इफेक्ट के बेटा। नेक्स्ट, patient plan IV contrast to a client for diagnostic purpose. How many days before procedure stop the medicine metformin? आ गया, मेटफॉर्मिन इंड्यूस्ड लैक्टिक एसिडोसिस को रोकने के लिए, मेटफॉर्मिन इंड्यूस्ड लैक्टिक एसिडोसिस व्हेन कॉन्ट्रास्ट डाई यूज कर रहे हो आप, क्या यूज कर रहे हो, कॉन्ट्रास्ट डाई, तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन बिफोर, कम से कम 2 दिन पहले आपको डाई को देना है। तो 2 दिन पहले आप मेटफॉर्मिन को स्टॉप कर दें, तो कम से कम आपको 48 आवर यानी 2 दिन पहले आपको डाई को क्या करना है, स्टॉप करना है। थ्योरी अगर आपको आती है तो क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं, केवल क्वेश्चन पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा। अभी भी कह रहा हूँ, बहुत सारे नमूने जो आजकल यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं और वो दूसरों जो पढ़ने वालों को भ्रमित करते हैं कि तुम बस क्वेश्चन पढ़ो सिलेक्शन हो जाएगा। भाई क्वेश्चन पढ़ने सिलेक्शन होता तो मैं अब तक आपको 1 लाख क्वेश्चन पढ़ा चुका होता। थ्योरी में माता बच्चे नहीं करते हो, आजकल डायरेक्ट गाइड से क्वेश्चन नहीं आता, वो 4 जगह से थ्योरी से बना के क्वेश्चन देता है। थोड़ा फोकस रखें, बातों में नहीं आए, अब समझदार हो गए आप। The nurse prepare to mix the regular insulin and NPH insulin. Which statement tell the nurse must need to improvement? Very important. Must need to improvement. क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो 50% क्वेश्चन तो वही सही हो जाएगा आपका, अगर लैंग्वेज समझ में आती है आपको। क्लियर है? तो बात करें इंसुलिन थेरेपी के बारे में, अपन जानेंगे बहुत डिटेल में अभी यहाँ पे। विड्रॉल द एनपीएच इंसुलिन फर्स्ट, गलत है। हमारी बात समझ, एनपीएच नहीं निकालना, मतलब इस ट्रीटमेंट को इंप्रूव करने की जरूरत है। विड्रॉल द रेगुलर बिल्कुल सही है, रेगुलर को निकालना तो स्टेटमेंट इंप्रूव की जरूरत नहीं है, यारी बात में। नेक्स्ट, इंजेक्ट एयर इनटू द एनपीएच इंसुलिन व्हाइल फर्स्ट, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एनपीएच में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंजेक्ट एन अमाउंट ऑफ एयर इक्वल टू द डिजायरेबल डोज ऑफ इंसुलिन, ये भी सही है। ये कह रहा है कि कौन सा नहीं करना है, यानी नीड फॉर इंप्रूवमेंट मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये नहीं कह रहा कि कौन सा करना है, ये कह रहा है कि कौन सा नहीं करना है। एनपीएच इंसुलिन विच स्टेटमेंट टेल द नर्स मस्ट नीड टू इंप्रूवमेंट, रेगुलर और किसको, एनपीएच को। तो फॉर्मूला रहेगा आरएन कि सबसे पहले रेगुलर और फिर क्या आएगा, एनपीएच। तो इसमें जो आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा बेटा ए। ये कह रहा है कि नीड फॉर इंप्रूवमेंट, तो पहले आपको एनपीएच विड्रॉ नहीं करना, पहले क्या विड्रॉ करना है, फिर आप चाहो तो बोली एयर तो किसी में भी पहले डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और इंजेक्टर अमाउंट, और वैसे एयर डालनी पड़ेगी, तुम सेम दिन पहले एनपीएच में डालो, फिर एयर लेके किस में डालो, रेगुलर में, और एयर डाल के क्या निकाल लो, इंसुलिन निकाल लो। और एनपीएच में तुमने पहले एयर डाल दी तो वहां से प्रेशर से आसानी से बाहर आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? एयर पहले किस में डालनी है, एनपीएच में, और ड्रग पहले कौन सी निकालनी है, रेगुलर। और एयर डाल रहे हो तो आप वाइल को सीधे रखना, तो ड्रग के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी नीडल। इज इट क्लियर और नॉट? सो ए इज द राइट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, मैं क्वेश्चन पढ़ाने पे फोकस नहीं करूंगा इस बार, क्वेश्चन को समझ के आंसर कैसे राइट करना और गलत नहीं करना वो सीखने पर अपन पूरा फोकस करेंगे। बाकी नॉलेज तो आपको पता है, मैंने बताया कि तुम लोगों ने कोई 50 तरह की किताबें रट रखी है, हर बस में निकाल लोगे, लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। समझ रहे मेरी बात को? नेक्स्ट, ए क्लाइंट केम टू द हॉस्पिटल सफरिंग फ्रॉम डीके, मरीज को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, हर बस में। नर्स नाउ दैट विच टाइप ऑफ इंसुलिन शुड बी प्रिस्क्राइब द फिजिशियन। अब थोड़ा सा अपन प्रकाश डाल लेते हैं किसके बारे में, इंसुलिन के बारे में। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा रहेगा, ह्यूमुलिन आर, रेगुलर इंसुलिन, कौन सा, रेगुलर, और आईवी फ्लूइड के साथ दे इसको, हर बस में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, ए। अब अपन थोड़ा सा इंसुलिन थेरेपी के बारे में जान लेते हैं बेटा।
ये मैं समय बचाने के लिए आपको चार्ट दे रहा हूँ, वरना मुझे सारा याद है, डोंट वरी। कोई ऐसा मेरी प्रतिभा पे सवाल नहीं करना, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, बेरोजगार नहीं उदाहरण करना, इस बात क्लियर है हर बात में। और ऐसा नहीं कि मैं कोई स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी हूँ कि आलो पबो करके सेलेक्ट हो गया। मैं 20 तरह के एम्स निकाले हुए हैं, ESIC निकाली हुई है, रेलवे में नौकरी कर रहा हूँ, जब 20 पोस्टें थी वहाँ कंपटीशन फाइट करके, तो हल्के में नहीं लेना, माहौल बढ़ाने के लिए आया हूँ, पढ़ाने के लिए आया हूँ इस बार में पूरे कॉन्ट्रास्ट तक। तो आप ये मत कह देना कि सर स्लाइड दिखा रहे हो तो आप तो टाइम पास कर रहे हो या मजा नहीं आ रहा। मैं मजा लेने के लिए समय भी बचाना और सिलेक्शन भी लेना है, मजे शादी की बात लेना, आप समझ रहे मेरी बात। अगर नहीं लोगे तो कोई दूसरे लोग ले लेंगे। आज बात में अपन बात करें कौन सी, इंसुलिन थेरेपी बेटा, कौन सी थेरेपी, इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी की अगर बात करें तो इन विट्रो और विवो यूज की जाती है, आर्टिफिशियल टेक्निक से, रिकमेंडेड DNA टेक्निक से बनाई जा सकती है। और ये जो इंसुलिन थेरेपी है आज बात में, ये ड्रग ऑफ चॉइस है किस केस में, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप फर्स्ट डायबिटीज है आज बात में। हालांकि टाइप सेकंड में भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन टाइप सेकंड में काम आने वाली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट टाइप फर्स्ट में यूज नहीं कर सकते हो। इंसुलिन जो थेरेपी है ये वेरी इंपॉर्टेंट, इंसुलिन की निडल आती है, छोटी सी निडल आती है बेटा 5/8 इंच की, तो उससे मोस्टली यूज की जाती है, जिसकी जो गोज होती है वो लगभग 26 या 25 गोज के आसपास होती है, और इसकी जो लेंथ है वो 5/8 इंच के आसपास होती है, मतलब बहुत लगभग 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर के आसपास लंबी होती है। इज इट क्लियर नोट, कोई डाउट है समझ मेरी बात। ये और ध्यान रखना, इंसुलिन जो थेरेपी अगर याद आप कर रहे हो बेटा, तो आपको साइड को रोटेट करते रहना है। मैं मैनुअल बता रहा हूं बेटा, साइड को रोटेट करते रहना है एवरी 2 to 3 वीक में, क्लियर है। आरी बात में इंसुलिन थेरेपी का सबसे जो बढ़िया साइट है वो सबकुटेनियस रूट, सबसे बढ़िया मोस्टली यूजेबल है। मोस्टली यूजेबल कौन सा रूट है, सबकुटेनियस। और आपको कहां लगाना है, एब्डोमेन पे लगाना है मोस्टली। एब्डोमेन की स्किन को अम्बिलिकस से लगभग कितना, 2 से 3 इंच छोड़ते हुए, कितना, कई जगह 1 से 2 लिख रहा है, कई से 2 से 3 लिखा है, तो एवरेज 2 से 3 इंच छोड़ते हुए आपको रोटेट वाइज मैनर में एक एक से लगाना, और पूरी साइड को लगभग 2 से 3 सप्ताह में आपको क्या करना है, चेंज करना है, क्लियर है। एब्डोमेन स्किन पे अगर ये नहीं हो रहा तो बिटवीन द स्केपुला लगा सकते हो, थाई पे लगा सकते हो आप, आरीबास में कर्मा पॉइंट डेल्टोइड पे लगा सकते हो आप, पर सब कुटेनियस रूट में। और अगर आप निडल, ये अगर ये वाली निडल यूज कर रहे हो, इंसुलिन सिरिंज यूज कर रहे हो आप, जो नॉर्मली 40 यूनिट और 100 यूनिट वाली आती है, 100 यूनिट वाली केवल और केवल लॉन्ग एक्टिंग ग्लार्जिन में यूज होती है, बाकी सब में कौन सी यूज होती है, 40 वाली, 1 ml बराबर 40 यूनिट वाली यूज होती है। और आप अगर यहाँ यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री के एंगल पे लगानी है, कौन से डिग्री के, 90। अगर आप किस टेक्निक से यूज कर रहे हो, अगर आप निडल यूज कर रहे हो कौन सी, ये वाली, तो आपको 90 डिग्री एंगल पे लगानी। अब इसमें सबकुटेशन मतलब क्या देना, इतनी निडल है वो सबकुटेशन नहीं जाएगी, डर्मिस में रह जाएगी, एपिडर्मिस में रह जाएगी, वो ध्यान रखना। तो अगर आप निडल और अगर बड़ी सिरिंज यूज कर रहे हो, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तब आप सबकुटेशन 45 डिग्री पे लगाओ, वरना ये अगर ले रहे हो तो कितने डिग्री पे लगाओगे, 90 पे, क्योंकि सिरिंज की निडल इतनी छोटी है। ये मोटा मोटा ध्यान रखना आप, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है। तो मोस्टली जो है ये बात हो गई, एब्डोमेन स्किन सबसे ज्यादा यूजेबल होती है बेटा। इसके अलावा आप इसको IV रूट से भी दे सकते हो, लेकिन ये इमरजेंसी केस में या जब कॉम्प्लिकेशन हो तभी IV दिया जाता है, बाकी नॉर्मली तो सबकुटेनियस ही चलता है प्यारो। इज इट क्लियर और नॉट, अरे समझ रहे मेरी बात, कमेंट करते रहे आप, कमेंट नहीं आ रहे आपके। नेक्स्ट समझ रहे मेरी बात, 2 से 3 इंच आपका लगभग वेरी इंपोर्टेंट 4-5 सेंटीमीटर दूर लगाना आपको अम्बिलिकस से, और मोस्टली एब्डोमेन में, क्योंकि फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, क्लियर है। इंसुलिन थेरेपी की अगर बात करूं तो बहुत सारे आपके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इंसुलिन थेरेपी के, आरीबास में इंसुलिन थेरेपी का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बताइए, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी बताइए। तो इंसुलिन थेरेपी का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है प्यारो, वो रहता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, हाइपोग्लाइसीमिया। चाहे डायबिटीज हो चाहे इंसुलिन थेरेपी हो, सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपोग्लाइसीमिया तब होता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 60 मिलीग्राम पर DL, 60 मिलीग्राम से कम हो, क्योंकि नॉर्मल जो शुगर लेवल अपन ने डिस्कस किया 70 to 110 होता है फास्टिंग में, और पोस्ट प्रेग्नेंट 200 से कम होना चाहिए। मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या रहता है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो थोड़ा क्वेश्चनली यूज करना बेटा। इज इट क्लियर और नॉट, क्लास को लाइक और शेयर करें बेटा जल्दी से। नेक्स्ट, तो हाइपोग्लाइसीमिया आपका मोस्ट कॉमनली क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है बेटा। अब हाइपोग्लाइसीमिया भी क्या होगा, 3 तरह का होता है। पहली जो कैटेगरी होती है वो होता है माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया,
मैं अडल्ट की बात कर रहा हूँ, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। बच्चों में 40 से कम कहलाता है, ध्यान रखना। न्यूबॉर्न में 40 से कम हाइपोग्लाइसेमिया कहलाता है, अडल्ट में 60 से कम। माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिया आते हैं, कहना पॉइंट। अगर आप बात करें हाइपोग्लाइसेमिया का, एक ही वर्ड में पूछा कि व्हाट इज द अर्ली साइन सिम्टम, सो दैट्स द स्वेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या परस्पायरेशन, एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी। दिस इज द अर्ली साइन सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। अगर मरीज को हाइपोग्लाइसीमिया तो सबसे पहले उसको स्वेटिंग देखने को मिलेगी बेटा। आरी बात में पेशेंट को फीलिंग ऑफ घबराहट रहेगी, आरी बात में डिजीनेस रहेगा, यावनिंग रहेगी, स्लीपीनेस रहेगा, आरी बात में टाइडनेस रहेगी। कर्मा पॉइंट, मरीज को टेकिकार्डिया होगा। क्या होगा? टेकिकार्डिया होगा। और अर्ली सिम्टम क्या होगा? स्वेटिंग या परस्पिरेशन, फीलिंग ऑफ घबराहट रहेगी, फीलिंग ऑफ इंपेंडिंग डूम रहेगा, डर सा लगेगा मरीज को। ऐसे सिम्टम आते हैं अगर माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिया। अब माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिया का मैनेजमेंट क्या रहेगा बताओ? यस, माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिया 15-15 फॉर्मूला यूज करोगे आप, 15-15 टेक्निक। ये क्वेश्चन बन सकता है 15-15 टेक्निक अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटीज कंट्रोल एसोसिएशन के द्वारा 15-15 एजेंट या 15-15 फॉर्मूला। इसमें क्या देंगे बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल शुगर देंगे अपन। सिंपल शुगर का मतलब जैसे 1 टेबल स्पून, छोटा वाला टेबल स्पून शुगर दे दिया, चीनी दे दिया, या आपने ग्लूकोन डी दे दिया। ओरली देना है। कैसे देना? ओरली, क्लियर है आरिवास में। और उसके ठीक 15 मिनट बाद में आरिवास में कितना देना है? 15 mg, सॉरी 15 ग्राम, 15 ग्राम आरिवास में 15 से 20 ग्राम या 15 ग्राम के आसपास क्या देना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बड़ा जो टेबल स्पून आता है ना आपका, ये छोटा वाला नहीं, उसमें ही तो आता है 15 mg। और टेबल स्पून जो आपका, टी स्पून नहीं, टेबल, जिसको अपन कैपिटल टी से लिखते हैं, 1 टी का मतलब बड़ा, जिसमें 15 ग्राम हो। और अगर मैं 1 स्मॉल टी लिख दूं तो कितना ग्राम होगा? 5 ग्राम। तो मैंने टेबल स्पून लिखा। एक तो टी स्पून होता है जिसमें 5 ग्राम होते हैं, और टेबल स्पून को कैपिटल टी से लिखते हैं जिसमें 15 ग्राम होता है। जानते हैं कि जानते हैं? तो वो वाला यूज करना है 15 ग्राम। और 15 मिनट बाद में उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करना है, बीजीएल को चेक करना है कि शुगर ठीक हुई नहीं। इसको बोलते हैं 15-15 फॉर्मूला। तो 15-15 फॉर्मूला किसमें यूज करते हैं? क्लियर है? या अगर ये यूज नहीं है तो आप बेटा वेरी इंपॉर्टेंट जूस यूज कर सकते हैं। सबसे जो कॉमन यूजेबल जूस है वो ऑरेंज जूस। अरे कौन सा? और ऑरेंज जो जूस यूज करते हैं आप, वेरी इंपॉर्टेंट, वो यूज करना 4 ऑंस या आधा कप। आधा कप का मतलब 1 कप में 240 ml होते हैं, आधा कप का मतलब आपको 120 ml यूज करना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि 1 ऑंस बराबर कितने होते हैं? 30 ml। ये क्वेश्चन आ चुका है। 4 ऑंस का मतलब 120 ml, आधा कप। अरे समझ रहे हैं? 2 पैक के बराबर 60 ml के। अरे बस में आपको क्या देना है? ऑरेंज जूस। और 15 मिनट बाद में क्या करना है? चेक करना शुगर। वैसे वो 15-15 फॉर्मूला, 15 ग्राम सिंपल शुगर देने के बाद आरिवास में ऑरेंज जूस दे सकते हैं, पाइनएप्पल जूस दे सकते हैं जो मीठा है, आरिवास में कैंडी दे सकते हैं, आरिवास में जो चूसने की गोली आती है ना आपकी, वो आपको पेशेंट को रखना है। शुगर खिला सकते हैं, एक फाकी मार लो शुगर की, मतलब लगभग 10-15 ग्राम, तो वो आप यूज कर सकते हैं शुगर को ठीक करने के लिए। और पेशेंट को समझाना है कि जैसे आपको स्वेटिंग, परस्पिरेशन हो, नींद आए, घबराहट हो, आरिवास में इंटरेस्ट कम हो जाए, लेथार्जी हो, फटीग हो, वीकनेस हो, ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, तुरंत शुगर की फाकी मार लेनी, हाइपो में जा रहे हो आप। नेक्स्ट देखिएगा, अगर मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया है तो, मॉडरेट अगर हाइपोग्लाइसीमिया है, मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया में जो शुगर लेवल है वो कितना रहेगा? ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो लेस देन कितना रहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, 40 मिलीग्राम पर टीएल। यानी देखिएगा, मॉडरेट में जो शुगर लेवल रहता है वो 40, सॉरी माइल्ड में 40 से 60 ग्राम रहता है, और मॉडरेट में कितना रहता है? 20 से 40 ग्राम। तो 40 से कम रहेगा लेकिन 20 से ज्यादा रहेगा शुगर लेवल। इसके अंदर भी वही थोड़े सिम्टम वर्जन होंगे, यावनिंग आएगी, सीजर तक आ सकते हैं मरीज को। और उसको मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या देंगे बेटा? वही आपका ओरल आपकी थेरेपी दे सकते हैं अगर पेशेंट कॉन्शियस है। और अगर नहीं है तो आप वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ट क्या तरीका है? D5W दे दें आप, D10% दे दें आप, हमारे पास में D25% दे सकते हैं मैक्सिमम, ये आप यूज कर सकते हैं। IV दे सकते हैं यहाँ पे। क्या पॉइंट? अगर मरीज को क्या है, मॉडरेट है, तो थोड़े सिम्टम वर्जन होंगे, सीजर तक आ सकता है, पेशेंट सेमी अनकॉन्शियस हो सकता है, लेथार्जी, फटीग, वीकनेस हो सकती है। तो उस स्थिति में क्या करें आप? IV दे, D5%, D10% या D25%। बेस्ट रहता है D10%। बेस्ट कौन रहता है? D10%।
और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो स्ट्रोमाल D25% भी दे सकते हैं आप। क्या माय पॉइंट? समझ D10% इज द बेस्ट सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन है सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। अरे कौन सा हाइपोग्लाइसीमिया? सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया तब होगा जब ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 20 मिलीग्राम पर डीएल हो, शुगर लेवल 20 मिलीग्राम पर डीएल से कम हो, तो आप क्या दे सकते हैं? आप बेटा उस समय पेशेंट क्या होगा? अनकॉन्शियस होगा। क्या होगा? कोमा में चला जाएगा, सीजर आएंगे मरीज को, नॉट लेटर तो इवन डेथ तक हो सकती है। तो डेथ से बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए आपको, अब अनकॉन्शियस हो तो ओरली क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटर है, क्योंकि एस्पिरेट कर जाएगा। गेट माय पॉइंट? तो उस स्थिति में आप क्या दें? वेरी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन ग्लूकेगोन यूज करें। कौन सा यूज करें? ग्लूकेगोन। और इसको आप आईएम या सब कोरोनरी रूट से दे सकते हैं, डोज फिजिशियन डिसाइड करेगा। समझ रहे मेरी बात? और बहुत डेंजर सिचुएशन है, तुरंत आप पेशेंट को मॉनिटरिंग करें, कार्डियक मॉनिटरिंग पे लाएं, शुगर वगैरह दें, डेक्सट्रोज दें, साथ में ये तो देना ही है, साथ में आपको D25% या D50% भी देना आपको। कैडमा पॉइंट पर मेन इंजेक्शन देना, क्योंकि ग्लूकोगोन कैसा हार्मोन है? कैटाबोलिक हार्मोन है। ये बॉडी में जो स्टोर ग्लाइकोजन है उसको तोड़ के किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। तो सडन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और नर्वस कॉम्प्लिकेशन होंगे, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में मरीज की डेथ तक हो सकती है। यस, चलें आगे। तो ये थोड़ा मोटा मोटा आपको ध्यान रखना ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के, आपका क्या, सॉरी, इंसुलिन थेरेपी के हाइपोग्लाइसेमिया के साइड इफेक्ट में। क्लियर है? इसके अलावा लाइपो हाइपरट्रोफी, लाइपोडिस्ट्रोफी ऐसे सिम्टम होंगे। इसके अलावा सोमेगी इफेक्ट और डाउन फिनोमेना भी देखने को मिलेगा आपको। और क्या देखने को मिलेगा? सोमेगी इफेक्ट और डाउन फिनोमेना। क्या होता है सोमेगी इफेक्ट और एक होता है डाउन फिनोमेना। ये तभी होंगे जब पेशेंट को कौन सी थेरेपी हो? इंसुलिन थेरेपी चल रही हो। अरे मरीज को कौन सी थेरेपी चल रही हो? इंसुलिन थेरेपी चल रही हो, तभी ये कॉम्प्लिकेशन होंगे, वरना नहीं होंगे। ये केवल इंसुलिन थेरेपी के साथ देखे गए। हर बात में यस यस बच्चों, माना मोस्टली D25% होते इसलिए देते हैं, वरना D50% भी दे सकते हैं। अडल्ट में D50% बेस्ट रहती है, बच्चों में D25% बेस्ट रहती है, लेकिन हॉस्पिटल में जो है वो दे दो बस। क्लियर है? सोमेग इफेक्ट और डाउन फिनोमेना। व्हाट इज द सोमेग इफेक्ट? सोमेग इफेक्ट और डाउन फिनोमेना का अंतर बेटा क्लियर है? पेशेंट को इवनिंग में क्या देते हैं अपन? इंसुलिन देते हैं। जब इंसुलिन दिया तब शुगर नॉर्मल थी। क्लियर है? आरिवास में कोई नो शुगर डाउन, कोई शुगर डाउन नहीं होगी। मध्य रात्रि को शुगर डाउन नहीं रहेगी, शाम को भी शुगर नॉर्मल थी, रात को भी शुगर क्या थी? नॉर्मल। क्लियर है? लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, नॉक्चुरल रिलीज ऑफ नेचुरल हार्मोन, नॉक्चुरल रिलीज ऑफ नेचुरल हार्मोन। रात को क्या होंगे? नेचुरल हार्मोन रिलीज होंगे, लाइक आपका कैटेकोलामाइन रिलीज होता है ऑटोमेटिक, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, आरिवास में आपका कोर्टिसोल वगैरह रिलीज होते हैं, अरे थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं, तो कैटाबोलिक एक्शन होता है। इसकी वजह से अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया होता है। नॉर्मल आदमियों में नहीं होता है, जैसे अपने अंदर भी नॉर्मल ही होता है, लेकिन अपने शुगर नहीं बढ़ता, अपना शुगर क्या रहता है? नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर इंसुलिन ले रहा है तो इंसुलिन की कॉम्प्लिकेशन की वजह से शाम को शुगर क्या होगी? नॉर्मल। इंसुलिन दे दिया, पेशेंट ने खड़ा खा दिया, रात भर भी शुगर नॉर्मल रहेगी, शुगर डाउन नहीं होगी आपकी, नो शुगर डाउन, शुगर कम है नहीं होगी। फिर भी क्या होगा? वो हार्मोन रिलीज होंगे। अब इंसुलिन देने की वजह से वो हार्मोन क्या होता है? ज्यादा रिलीज होता है, तो सुबह क्या हो जाता है? क्या? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। कंडीशन क्या कराती है? डाउन फिनोमेना। इसका मैनेजमेंट क्या है? सीधा मैनेजमेंट है कि रात को नॉक्चुरल रिलीज होगा तो सीधा हो जाएगी, शुगर बढ़ेगा सुबह, तो मैनेजमेंट क्या है? रात को डाउन नहीं हो रहा इसलिए बढ़ा दो, तो इंक्रीज इंसुलिन डोज 8 मिड टाइम। यहां पे थोड़ा अंतर ध्यान रखना, यहां पे शुगर डाउन नहीं हो रहा है, नॉक्चुरल रिलीज हो रहा है, लेकिन इंसुलिन कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो रहा है। अपने अंदर भी होता है, अपन नॉर्मल डायबिटीज नहीं है, अपने अंदर रात को बढ़ता है, लेकिन उससे हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होता है। अरे बात में इसका क्या है कि ज्यादा रिलीज हो जाएगा। अरे बात में तो रात को शुगर डाउन नहीं होगी, उल्टी शुगर सुबह क्या मिलेगी? बढ़ी हुई, क्योंकि वो कैटेगोरिक हार्मोन। इसलिए क्या तरीका है कि सुबह पता है कि इंसुलिन बढ़ेगा, तो रात को तुम इंसुलिन की डोज क्या करा दो? ज्यादा दो। शॉर्ट एक्टिंग नहीं देना, लॉन्ग एक्टिंग देना है, क्योंकि रात को दिया शॉर्ट एक्टिंग दिया तो पीक लेवल तो 3 घंटे बाद हाइपो में चला जाएगा, इसलिए लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन मोस्टली यहाँ यूज करते हैं अगर ये कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। सोमे के इफेक्ट में क्या होगा? अरे बात में इवनिंग में शुगर क्या थी? नॉर्मल। शुगर ज्यादा नहीं थी, क्या थी? नॉर्मल। तुमने क्या दी? इंसुलिन दिया। अरे क्या दिया? इंसुलिन थेरेपी दी। अरे बस इसकी वजह से क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया, पीक लेवल जाएगा,
तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा किसमें? मिडनाइट में, मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और मिडनाइट में हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो मरीज को परस्पिरेशन होगा, होगा नहीं होगा? पसीने आएंगे, पाल्पिटेशन होगा। जब ड्रग अपने पीक लेवल पे होगी तो परस्पिरेशन होगा, पाल्पिटेशन होगा और पसीने पसीने हो जाएगा। सडन क्या होगा? अवेकनिंग, मरीज नींद से एकदम उठ के खड़ा हो जाएगा, घबराहट होने लगेगी आसपास में, क्योंकि मरीज को क्या हो रहा है? मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। इंसुलिन की वजह से मिडनाइट क्या हो रहा है? हाइपोग्लाइसीमिया। जबकि यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो रहा, इंसुलिन की वजह से क्या होगा? मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया। आपको शाम को आपने इंसुलिन दी, उस समय शुगर नॉर्मल थी, लेकिन इंसुलिन की वजह से क्या होगा? शुगर लेवल बढ़ गया। सॉरी, इंसुलिन देने की वजह से शुगर लेवल क्या हो गया? कम। तो सडन क्या होगा? 3-4 बजे जब इंसुलिन का लेवल पीक होगा तो एकदम शुगर क्या हो जाएगा? डाउन। शुगर जैसे डाउन होगा तो परस्पिरेशन, वीकनेस, फटीग, पाल्पिटेशन, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, नंबनेस, सेंसेशन ऐसे फील होगा। तुरंत पेशेंट को क्या होगा? नींद खुल जाएगी आरिवास में। तो आरिवास में मरीज को मिडनाइट क्या होगा? होनी। और यहाँ हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, जबकि डाउन फ्लो में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो रहा। अब बॉडी खुद को बचाएगी तो बॉडी क्या करेगी? कंपनसेटरी क्या करेगी? कैटाबोलिक हार्मोन रिलीज करेगी, कैटाबोलिक हार्मोन रिलीज करेगी जो नेचुरली रिलीज होंगे, लाइक कैटेकोलामाइन में कोर्टिसोल वगैरह हो गया, थायराइड हार्मोन हो गया, T3 T4। एक कैटाबोलिज्म करोगे, इसकी वजह से इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल इन बॉडी। यानी यहाँ पे शुगर नॉर्मल थी, इंसुलिन देने से शुगर डाउन हो गई। शुगर को बैलेंस करने के लिए बॉडी ने कंपनसेट किया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने काम किया, कैटेकोलामाइन और कोर्टिसोल वगैरह और आपके T3 हार्मोन रिलीज हो, उसलिए सुबह शुगर क्या मिली? बढ़ी हुई। दोनों में सुबह शुगर होगी, क्या होगी? बढ़ी हुई मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं? सोमेग इफेक्ट। और ये तभी होगा जब इंसुलिन थेरेपी चल रही है, वरना नॉर्मल नहीं होगा। तो उसका मैनेजमेंट क्या है कि रात को शुगर कम होता है तो बेड टाइम स्नैक दे, सोते समय थोड़ा कुछ स्नैक्स का मतलब चाउमीन वगैरह या ऐसी चीज खिला दे तो शुगर को कम नहीं होने दे। और डिक्रीज इंसुलिन डोज एट इवनिंग, इवनिंग में इंसुलिन की डोज को क्या रखना? आपको कम रखना। ये थोड़ा ध्यान रखना। किसका मैनेजमेंट है? सोमेगी इफेक्ट का। जबकि इंसुलिन की डोज बढ़ानी है किसमें? डाउन फिनोल में। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो गए मोटे मोटे। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस भी हो सकते हैं, ज्यादा इंसुलिन देते तो क्या होगा? पोटेशियम इंबैलेंस होगा, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, पर मेनली हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये आपकी बात होगी। अब इंसुलिन के 5 तरह का इंसुलिन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन पीक लेवल पे होगा। अलग अलग क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे। यस, आपका 5 कैटेगरी इंसुलिन है। कितना ड्यूरेशन तक काम करता है? ड्यूरेशन के आधार पे। किसके आधार पे? कि कितने देर काम करेगा इंसुलिन, कितने घंटे तक शुगर लेवल को नॉर्मल या कम रखेगा। तो यहाँ पे जो आपका 5 तरह का है, अगर थोड़े समय के लिए रखता तो वेरी शॉर्ट एक्टिंग, थोड़ा और ज्यादा समय के लिए रखता तो आपका शॉर्ट एक्टिंग, थोड़ा और ज्यादा समय के लिए रखता है शुगर लेवल को आपका कम तो इंटरमीडिएट एक्टिंग, लंबे समय तक शुगर को कम करता तो लॉन्ग एक्टिंग, और उससे भी ज्यादा लंबे समय तक करता तो वेरी लॉन्ग एक्टिंग। तो टोटल 5 तरह की कैटेगरी का। पहला शॉर्ट एक्टिंग, और दूसरा होता है रैपिड एक्टिंग एनालॉग, जिनको अपन क्या बोलते हैं? शॉर्ट एक्टिंग। देखो, एक तो होता है शॉर्ट एक्टिंग हमारे पास में, उसके अंदर भी सबसे जो होता है ये वेरी शॉर्ट एक्टिंग होता है। तो पहली जो कैटेगरी है वो वेरी शॉर्ट एक्टिंग है। कौन सा है? इसके अंदर आते हैं एक्टारेपिड और ह्यूमुलिन आरिबास में। कोई डाउट है? ओके, सॉरी, ये ऊपर नीचे हो रखा। पहले देखो, ये वाला जो बी वाला ना, ये वेरी शॉर्ट एक्टिंग है बेटा। कौन सा है? ये इमेज में वेरी शॉर्ट एक्टिंग, ये वाली इमेज देख लो आप, कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला रैपिड एक्टिंग, जिसको अपन बोलते हैं बेटा वेरी शॉर्ट एक्टिंग। इसके अंदर आता है नोवालोग, ह्यूमालोग या एपिड्रा आरिबास में, रेक्लर, जिनको एक्टारेपिड वगैरह बोलते हैं। इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है ऑलमोस्ट 5 से 15 मिनट में होता है। कितने मिनट में? आरिबास में, यानी बहुत फास्ट। इसमें भी एक्टारेपिड सबसे पहले काम करता है बेटा। और इसका जो पीक लेवल होता है वो आधे घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में, 30 मिनट से लेकर 2 आवर्स के अंदर ये पीक लेवल में होता है। और लगभग एवरेज 4 घंटे तक बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसकी अगर डोज दे रहे हो तो दिन में 6 बार देनी पड़ेगी, 6 चौका 24, 6 टाइम इन ए डे। तो पहली जो है वो वेरी शॉर्ट एक्टिंग है, मात्र लगभग 4 घंटे काम करता है। और इसका जो पीक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सबका, पीक लेवल लगभग आधे घंटे से 1 से 20 मिनट में होता है। यानी तुमने 9 बजे दिया तो 10 बजे, 11:30, 10 बजे या 11 बजे के बीच में क्या हो सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया। तो उस समय शुगर को मॉनिटर करें। समझ मेरी बात क्लियर है? दूसरे नंबर पे आती है कौन सी? शॉर्ट एक्टिंग। कौन सी होती है? शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर वो आते हैं बेटा वेरी इंपोर्टेंट, ह्यूमुलिन आर, या ह्यूमुलिन आर U500 और नोवोलिन आर के नाम से आता है। जिनके पीछे आर लग रहा है वो शॉर्ट एक्टिंग है। और ये दोनों इंसुलिन है जिनको सबकॉन्शियस तो देते केवल, और साथ में आईवी रूट से भी दिए जा सकते हैं। एक मात्र 2 इंसुलिन है, एक तो कौन सा?
वेरी शॉर्ट एक्टिंग और एक कौन सा शॉर्ट एक्टिंग। दोनों ऐसे इंसुलिन है जिनको किस माध्यम से दिया जा सकता है, सबकुछ तो देते सारे इंसुलिन को, लेकिन आईवी केवल ये दोनों ही, ये दोनों, बाकी पांचों सबकुटेंस से भी दिए जाते हैं, लेकिन आईवी केवल दो ही दिए जाते हैं। कौन से? सबकुटेंस के साथ साथ कौन से? वेरी शॉर्ट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग। और ये ह्यूमुलिन आर बहुत कॉमन चलता है। अरे बस इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 मिनट से लेकर आपका 1 आवर के बीच में ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इसका, क्लियर। और ये 2 से 4 घंटे में, एवरेज 3 घंटे में पीक लेवल में पहुंच जाता है और 6 से 7 घंटे बॉडी में काम करता है। यानी इसकी अगर डोज चल रहे हो तो बड़ी डोज देनी है। आपका शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट, जिसको ह्यूमुलिन एन बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं लेंटे। क्या बोलते हैं? लेंटे। क्या बोलते हैं? लेंटस। अरे बस लेंटे बोलते हैं, लेंटस नहीं। पॉइंट ये इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो 2 से 4 घंटे, मतलब एवरेज 3 घंटे बाद काम। और इसका पीक लेवल जो जाता है वो लगभग जाता है आपका 4 से 10 आवर में, एवरेज 6 आवर, 6 घंटे होता है। 9 बजे दिया तो 3 मिनट, और ये काम करता है बॉडी में लगभग 12 से 18 घंटे। कितने घंटे? इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट आता है लॉन्ग एक्टिंग। अरे कौन सा? लॉन्ग एक्टिंग। और इसको केवल सबकुटेंस दे सकते हैं, इन दोनों को सबकुटेंस आईवी दे सकते हैं। ये भी सबकुटेंस दिया जा सकता है, आईवी नहीं देना है। लॉन्ग एक्टिंग कौन सा? इसको बोलते हैं बेटा लेंटस, या इसी को बोलते हैं अल्ट्रालेंटे, या इसी को बोलते हैं ग्लार्जिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। लॉन्ग एक्टिंग को ही क्या बोलते हैं? और इसकी जो आपकी 1 ml की जो यूनिट आती है वो 100 यूनिट की आती है। निडल जो आपको इसकी अलग ही आती है, सिरिंज 100 यूनिट वाली। समझ गए मेरी बात? आप इसको नॉर्मल जो 40 यूनिट वाली इंसुलिन नोडल उससे दोगे तो आपको 2.5 गुना करना है। कि कोई कहे कि 10 यूनिट लगानी है तो आपको, अगर 40 ml वाली सिरिंज है, समझा मेरी बात, अगर कौन सी है 40 ml वाली सिरिंज है, और आपको कहे कि जो ग्लार्जिन है या अल्ट्रा लेंटे है या जो लेंटस आप लगा रहे हो वो आप लगा दो 10 यूनिट, तो आपको अगर 40 वाली यूनिट है तो आपका 2.5 का भाग देना है इसमें 2.5 का, तो आपको 4 यूनिट लगानी है। और अगर 100 यूनिट वाली है तो फिर 10 वाले पे लेके 10 की 10 ही लगानी है। तो इसके लिए 100 यूनिट वाली सिरिंज यूज हो सकती है, बाकी सबके लिए 40 यूनिट वाली सिरिंज यूज होती है, ये ध्यान रखना। और अगर 40 से दे रहे हो तो आप 2.5 का भाग दो के कैलकुलेशन में जो रिजल्ट आएगा 20 यूनिट देनी तो 2.5 का भाग दो कितने बार, 8 बार जाएगा तो 8 यूनिट देना अगर बड़ी से देना। ये थोड़ा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और इसका जो ऑनसेट है वो लगभग 2 से 4 आवर में, इसका कोई पीक लेवल नहीं होता है। टेजुओ वगैरह इसी में आते हैं, ये टेजुओ और लेंटिस इसी में आते हैं। और ध्यान रखना इसका कोई पीक लेवल नहीं होता है, और ये लगभग 24 घंटे तक बॉडी में काम करता है बेटा। कौन सा? और लास्ट में होता है बेटा वेरी लॉन्ग एक्टिंग। ये भी सबको नहीं दिया जाता है, वेरी लॉन्ग एक्टिंग। इसको मिक्सटार्ड नाम से बोलते हैं अपन। किस नाम से? ये मिक्सटार्ड में 70/30 होता है। 70% कौन होता है? मोस्टली ह्यूमुलिन एन। ह्यूमुलिन एन किस तरह का है? इंटरमीडिएट एक्टिंग है। और 30% क्या मिलाते हैं? ह्यूमुलिन आर। मोस्टली यही चलता, बाकी 50-50 भी आता है कई जगह। ह्यूमुलिन आर कौन सा होता है? शॉर्ट एक्टिंग। तो इन दोनों ड्रग को मिक्स करके ड्रग बनाते हैं। यानी 70% कौन लेते हैं? मोस्टली एनपीएस इंटरमीडिएट एक्टिंग। और 30% कौन सा लेते हैं? ह्यूमुलिन आर। कौन सा? शॉर्ट एक्टिंग। गड़बड़ पॉइंट। और सबसे पहले फॉर्मूला रहेगा रजिस्टर नर्स, पहले कौन सा निकालना? रेगुलर और फिर अर्बन। और ध्यान रखना वाइल को हिलाना नहीं, वाइल को क्या करना है? पाम के बीच में रब करना है अगर आपको यूज करना है। एयर पहले किस में डालनी है? एनपीएस में। लेकिन ड्रग पहले कौन सी निकालनी है? रेगुलर। और ये जो इंसुलिन है इसको आपको स्टोर करना है कितने पे? 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेट करना है। क्या करना है? आरिबास में। और अगर वाइल है वो उसको मैक्सिमम 28 डेज तक आप ओपन करने के बाद यूज कर सकते हो, 28 दिन तक। अगर आपके पास रेफ्रिजरेट नहीं है तो कूल टेम्परेचर में, ठंडे टेम्परेचर में घर पे रख सकते हैं 1 महीने तक। कितने महीने तक? 1 मंथ तक। लाइक किसी को ठंडी मटकी का जो पानी होता है उसमें रख सकते हैं, क्योंकि वाइल के ऊपर रबर की कोक आती है, पानी तो अंदर जाएगा नहीं। ओपन करने के बाद भी रख सकते हैं, और 1 महीने के अंदर आपको यूज करना है। सबसे पहले रेगुलर निकालना और फिर क्या निकालना? एनपीएस, वरना खराब हो जाएगा इंसुलिन। और इन दोनों को मिक्स करके बनाते हैं, इसको वेरी लॉन्ग एक्टिंग या मिक्सटार्ड बोलते हैं। प्रोमिक्स एनालॉग, नोमिक्स 30 एस्पार्ट, और 70 आपका एस्पार्ट प्रोटोमाइन वगैरह हो गया, ह्यूमोलॉग मिक्स आ गया, अलग कैटेगरी आते हैं। आरिबास में लॉन्ग एक्टिंग के अंदर ग्लार्जिन और डिटेमर आते हैं बेटा। आरिबास में ये डिटेमर का क्वेश्चन आ चुका हाल ही में थोड़े दिन पहले। डिटेमर किस कैटेगरी का? तो लॉन्ग एक्टिंग का। इसी को अल्ट्रा लेंटे या लेंटस बोलते हैं।
इसका कोई पीक लेवल नहीं होता। और सबसे लंबा जो काम करता है वो कौन करता है? मिक्सटार्ट। मिक्सटार्ट लगभग 24 से 36 आवर्स तक काम कर सकता है। कैडामापोडोन इनका पीक लेवल ध्यान रखना, स्पेशली इंटरमीडिएट और शॉर्ट एक्टिंग का पीक लेवल होता है। और ये पीक लेवल के समय हाइपोग्लाइसेमिया की रिस्क क्या होती है? ज्यादा बढ़ जाती है। ऑनसेट ऑफ एक्शन से नहीं पूछेगा कितना। और जब भी इंसुलिन थेरेपी दे रहे हो, अगर आप वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली ड्रग दे रहे हो वेरी शॉर्ट टाइम, तो खाना खाने के 15 मिनट पहले देनी है। और अगर लॉन्ग एक्टिंग दे रहे हो तो कम से कम 30 मिनट पहले देनी है। 15 से 30 मिनट पहले आपको इंसुलिन देना है और तुरंत खाना खाने के बोलना, वरना पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। तो ये मोटा मोटा आपका 5 तरह का इंसुलिन आपको ध्यान है रखना बेटा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन दमादम पढ़ेंगे, कॉम्पिटिशन पढ़ लिए अपन ने। नेक्स्ट, द होम हेल्थ नर्स विजिट ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। होम केयर नर्स है, टाइप 1 की डायग्नोसिस साथ आई है। द क्लाइंट रिपोर्ट ए हिस्ट्री ऑफ वोमिटिंग एंड डायरिया and tell the nurse that no food has been consumed for the last 24 hours. Which additional statement by the client indicated need for further teaching? Yes. हमारी बात में, अरे जिंदगी में खुश मिजाज रहे, आई बस में एक हस्बैंड और वाइफ घूम रहे थे, तो सामने एक सडन से एक सुंदर कन्या आई और कन्या आके बोली, उस हस्बैंड को आके बोल रही कि आई लव यू। हमारी बात में तो पति बोला, पत्नी साथ में थी, तो बोला सॉरी बहन जी, मुझे इस तरह की आपसे क्या नहीं थी, एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नी, और मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, क्लियर है। तो पत्नी बड़ी खुश हुई। जैसे पत्नी थोड़ी आगे गई तो पति वापस मुड़ा और बोला, मरवाएगी क्या पगली, मेरी पत्नी मेरे सास में। तुरंत उसने मोबाइल नंबर लिख के दे दिए, कल मुझे कॉल करना। तो मेल विल बी मेल। अरे समझ रहे मेरी बात? यस, वॉइस क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द होम हेल्थ नर्स विजिट टू ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। द क्लाइंट रिपोर्ट ए हिस्ट्री ऑफ वोमिटिंग एंड डायरिया एंड टेल द नर्स दैट नो फूड हैज बीन कंज्यूम्ड फॉर द लास्ट 24 आवर। कि 24 घंटे से मैंने खाना नहीं खाया और मुझे नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया है। विच एडिशनल स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट ए नीड फॉर फर्दर टीचिंग। बताइए कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है कि पेशेंट को समझाने की जरूरत है, यानी वो गलत स्टेटमेंट दे रहा। पहला ऑप्शन, आई नीड टू स्टॉप माई इंसुलिन, कि मुझे मेरा इंसुलिन बंद कर देना है। दूसरा, आई नीड टू इंक्रीज माई फ्लूइड इंटेक, फ्लूइड इंटेक को बढ़ाना है, तो फ्लूइड इंटेक तो बढ़ाना ही है। आई नीड टू मॉनिटर माई ब्लड ग्लूकोज लेवल 3 to 4 बिल्कुल 3-4 घंटे मॉनिटर करना आपको नॉर्मल बात है। आई नीड टू कॉल माई प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज ऑफ दी सिम्टम, ये सिम्टम आ रहे हैं इसलिए मुझे मेरे, तो ये वोमिटिंग डायरिया कॉमन है, आपका हो ही जाता है। तो आप अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे क्या इंसुलिन बंद करना, तो ये ध्यान रखना। अब दिमाग में क्या रहता है कि क्या डायरिया और वोमिटिंग और खाना नहीं खा रहा है एनपीओ, तो इंसुलिन नहीं है बेटा, आपको इंसुलिन को जारी रखना है, वरना क्योंकि बीमारी हो रही है, तो बीमारी की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हाइपरग्लाइसेमिया होगा नहीं होगा, डायरिया वगैरह की वजह से होगा। इसलिए इंसुलिन को बंद नहीं करना, डोज आप डिक्रीज कर सकते हो। मान लो 10 यूनिट दे रहे हो तो फिजिशियन से बात करके 8 यूनिट 6 यूनिट, लेकिन बंद नहीं करना, वरना हाइपरग्लाइसेमिया होगा और सिम्टम बढ़ेंगे। समझ रहे हैं? ये ध्यान रखना, बंद नहीं करना। आपको डोज भले डिक्रीज कर सकते हो, वो भी फिजिशियन से बात करके, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा है कि इन्फेक्शन है तो डोज बढ़ानी है। यहाँ पे डायरिया हो रहा है ना, इसीलिए आपको डोज को क्या करनी है, कम कर सकते हो, लेकिन बंद नहीं करनी है। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल नियर बाई अब दिमाग में रहता है कि डोज को बढ़ानी है। अब डोज बढ़ाने का ऑप्शन भी नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा, इंसुलिन को बंद नहीं करना, डोज भले आप 6 की जगह 4 दे दो, 10 हो तो 8 दे दो, पर फिजिशियन से कंसल्ट करो, लेकिन बंद नहीं करना है। दिमाग में रहता है कि डायरिया हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, एनपीओ, तो आपको इंसुलिन बंद करो, ऐसा नहीं, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। अरे बात यस यस नेक्स्ट, तो ए इज द राइट आंसर। ए क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटीज हैज ए फिंगर स्टिक ग्लूकोज लेवल इज 258 मिलीग्राम पर डे। शुगर लेवल उसका फिंगर टेस्ट किया, कैपिलरी ब्लड लिया अपन ने, तो कितना आया 258। अरे बात में ए ऑर्डर ऑफ स्लाइडिंग स्केल इज इंसुलिन एग्जिस्ट, द नर्स शुड, डॉक्टर ने कहा कि स्लाइडिंग स्केल को अकॉर्डिंग पहले कह रखा है कि आपको क्या देना है, इंसुलिन देना है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि स्लाइडिंग स्केल किस थेरेपी में काम आता, तो इंसुलिन थेरेपी में पहला क्वेश्चन तो है। और आपका शुगर कितना आया 258, और डॉक्टर ने पहले स्लाइडिंग स्केल लिख दिया कि इसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या देना है, इंसुलिन देना। अब बताइए आंसर क्या होगा। काल द पेशेंट की शुगर ज्यादा है तो डॉक्टर को बुलाना है, जबकि पहले से डॉक्टर क्या लिख के गया है, स्लाइडिंग स्केल लिख के गया है। दूसरा, एनकरेज द मेक ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड देने के लिए बोलना है, शुगर आया तो पोलियूरिया होगा तो फ्लूइड देने को बढ़ाना है।
एडमिनिस्टर इंसुलिन एज ऑर्डर, जैसा ऑर्डर लिखा वैसा इंसुलिन देना, क्योंकि उसने पहले ही क्या लिख दिया, और एसओएस मेडिकेशन वगैरह वो कब, जैसे कोई स्पेशली नार्कोटिक्स वगैरह ओपोइड्स वगैरह देनी है तो एसओएस लिखा है तो आप पूछना है, वरना नॉर्मल रूटीन की ड्रग तो अगर दे रखा तो आप दे सकते हैं। तो इंसुलिन का और पहले लिखा 258 है, स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग आपको कितना देना है, 250 से ऊपर है तो लगभग 2 से 2.5 यूनिट आपको एक्स्ट्रा इंसुलिन देना पर आवर के हिसाब से आईवी कार्बन पॉइंट। तो स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग आपको इंसुलिन देना है आरी भाषा में। तो स्लाइडिंग जो स्केल है लिख दिया तो आपको एडमिशन कर देना, पूछने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल, आईवी इन्फ्यूजन कैसे देते हैं, तो स्लाइडिंग स्केल में ब्लड शुगर अगर 120 से 150 है तो कोई आपको इंसुलिन देने की जरूरत नहीं है। अरे बात, अगर 150 टू 180 है तो 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से देना है, 180 टू 210 है तो 1.5 यूनिट पर आवर के हिसाब से देना है, आपका 210 से 240 है तो 2 यूनिट, और 240 से 270 यूनिट तो 2.5 यूनिट देना है, प्लस 8 यूनिट बोनस देना है यहाँ पे, समझ रहे, और शुगर मॉनिटर करते रहना है। यस बेटा, जय लंकेश बेटा, राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण की जय हो, वेलकम बेटा, शाबाश बेटा, यस चलेगा। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग, अगर शुगर बढ़ा हुआ है स्लाइडिंग स्केल का तो दे देना, पूछने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, इंसुलिन नॉट गिवन ए क्लाइंट हु हैव एलर्जी विद, किन लोगों को इंसुलिन नहीं देना, तो आपको बता कि आपको अल्फा और बीटा चेन के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, डाइसल्फाइड। तो अगर जिनको सल्फर से एलर्जी है तो आपको क्या नहीं देना है, इंसुलिन नहीं देना। यस, रावण पधार गए, श्री राम को न्योता दिया जाए, बिल्कुल बेटा चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब दीजिएगा कि कुछ सिक्के कि कुछ फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, कि कुछ फैसले होते नहीं है सिक्के उछाल के, तो सिक्के उछाल के फैसले लेना, और कैरियर का मामला तो सही से फैसला लेना और पढ़ाई करनी है। यस पिंकी, नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, A nurse is preparing a plan for a care for a client with diabetes mellitus who has hyperglycemia. मरीज को डायबिटीज और साथ में क्या हाइपरग्लाइसीमिया है। The priority nursing diagnosis would be, क्या डायग्नोसिस करोगे आप? A nurse is preparing for a plan for a care for a client with diabetes who has hyperglycemia. The priority nursing diagnosis would be, पहला, high risk of deficit fluid volume, deficit knowledge, disease process, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, या डिसेबिलिटी फैमिली कोपिंग। तो डायबिटीज है तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या, मेन क्लासिकल सिम्टम क्या है, पोलियूरिया, क्या रहता है, तो उसको क्या सकती है, डिहाइड्रेशन, या आपका किसके रिस्क है, अरे किसके रिस्क ज्यादा रहती है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की। सी वाले गलत है। यस, चले आगे, वो इसमें गड़बड़ है। यस, नेक्स्ट, तो हाई रिस्क ऑफ डेफिसिट, क्योंकि पेशेंट को क्या रहता है, मेन आपका पोलियूरिया रहता है बेटा, और पोलियूरिया रहेगा और डिहाइड्रेशन की रिस्क ज्यादा रहती है, इसीलिए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ये प्रायोरिटी नहीं है बेटा यहाँ पे। यस, चले, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर वैक्सीनेशन, कौन से डिजीज की हिस्ट्री है तो वैक्सीन दे सकते हैं, मतलब नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब दे सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, नोट। अब ये मत करना है कि दे सकते हैं, ये पूछ रहा है कि मतलब इसका कहने का मतलब किस स्थिति में आप दे सकते हो। किसी को हाई फीवर है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये कह रहा है कि दे कैसे सकते हैं, डायबिटीज में दे सकते हैं, सीवियर इन्फेक्शन में नहीं दे सकते, इम्यून सप्रेशन में अपन इंसुलिन वैक्सीन नहीं दे सकते। अगर डायबिटीज की हिस्ट्री हो तो तुम आसानी से क्या दे सकते हो, कोई भी वैक्सीन दे सकते हो, अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो आपको नोट कॉन्ट्राइंडिकेटेड पूछा तो डायबिटीज की हिस्ट्री है तो आप इंसुलिन वैक्सीन दे सकते हो, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। इंसुलिन फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट आउट ऑफ द प्लाज्मा एंड इनटू द सेल, कौन सा, कौन से आपका ये ब्लड है, ब्लड में अपन ने पढ़ा 3 मिनरल, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सबसे ज्यादा पोटेशियम को, फिर कैल्शियम को और फिर मैग्नीशियम को प्लाज्मा यानी ब्लड से निकाल के कहा, सेल में भेजता, तो मेनली किसको, पोटेशियम को। हालांकि कैल्शियम को भी करता है लेकिन प्रायोरिटी किसको दोगे, देखो ये कैल्शियम भी और मैग्नीशियम भी है, तीनों को भेजता, लेकिन मेन किसको भेजता है, पोटेशियम को। तो पोटेशियम को सबसे ज्यादा पुश करता है, हालांकि कैल्शियम और मैग्नीशियम भी सही है। नेक्स्ट, व्हेन शुड द डायबिटीज क्लाइंट हु इज टेकिंग इंसुलिन इंजेक्शन बी एडवाइज्ड टू इट, ह्यूमुलिन दे रहे हैं, ह्यूमालॉग दे रहे हैं उसको, ह्यूमालॉग किस कैटेगरी में आता है, वेरी शॉर्ट एक्टिंग, कौन सी कैटेगरी का है, तो कब खाना है, 2 आवर बिफोर द इंजेक्शन, ऑल एनी टाइम, 1 आवर आफ्टर इंजेक्शन, या विद इन 20 मिनट। बहुत रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होता है ये,
तो आपको 20 मिनट के अंदर अंदर खाना खाने लो ना, हाइपो हो जाएगा पेशेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है। यस, मोस्ट रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसुलिन अकर इन, इंसुलिन रैपिडली अराउंड द एब्डोमेन, किस रूट से? सबक्यूटेनियस रूट से आपको इंसुलिन देना है। नेक्स्ट, मिस्टर अनिल रिफ्यूज हिज बेड टाइम स्नैक, दिस शुड अलर्ट द नर्स टू असिस्ट फॉर, शाम का समय पेशेंट ने शाम को जो स्नैक का खाना नहीं खाया तो किसकी रिस्क है? इलेवेटेड सीरम बाइकार्बोनेट एंड ब्लड पीएच, तो ये तो गलत ही है। नेक्स्ट, साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, कि समय से पहले क्या हो सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया, ये सही है। सिम्टम ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया ड्यूरिंग पीक टाइम ऑफ एनपीएच, तो आरिबास में तो ये लेना देना नहीं है। और शुगर इन द यूरिन, ग्लाइकोसूरिया, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? आपका हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है किससे पहले? समय से पहले। समझ रहे मेरी बात? क्लियर? अगर वो क्या नहीं ले रहा है? मील नहीं रहा है और उसको ड्रग चली गई है आरिबास में, चले आगे, तो ये आपका आंसर क्या जाएगा? बी इज द सिंपल आंसर है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन हैज द स्टार्ट टाइम एक्शन 5 से 15 मिनट? कौन सा 5 से 15 मिनट में? लेंटे, अल्ट्रा लेंटे, लिस्प्रो या ह्यूलिन? ह्यूलिन कौन सा? इंटरमीडिएट एक्टिंग। अरे कौन सा है? क्या सबको नहीं दिया जा सकता है? और इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो आपका बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, 2 to 3 आवर लगता है इसको ऑनसेट ऑफ एक्शन में, मिनिमम 2 घंटे लगते हैं काम करना शुरू करने में। हमारे पास में लिस्प्रो वेरी शॉर्ट एक्टिंग है और ये 5 से 15 मिनट में शुरू करता है, तो सी इज द राइट आंसर। अल्ट्रा लेंटे किसको बोलते हैं? ग्लार्जिन को। हाँ, अरे लेंटेस को बोलते हैं ना, जिसकी 100 यूनिट की आती है। तो ये अल्ट्रा जो लेंटे है आपको क्या करना है? अल्ट्रा लेंटे भी 2-2.5 घंटे में काम करना शुरू करता है। और लेंटे किसको करते हैं? लेंटे ह्यूमिलिन एन को ही बोलते हैं, तो ये भी 2-2.5 घंटे में काम करता है। तो ये कह रहा है 5 से 15 मिनट में, तो कौन जाएगा? लिस्प्रो। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब दीजिएगा दमादम। स्पीड को मेंटेन रखना है आरिबास में और क्वालिटी को भी मेंटेन रखना अपने को। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यस बच्चों, और बहुत सारे लोग कंपेयर करते रहते हैं, ठीक है, पढ़ाई नहीं करते हैं। जिंदगी में अगर सक्सेस होना तो सीधा बात ध्यान रखना, बहुत सारे आजकल का एक मतलब जब से सोशल मीडिया हावी हुआ है, एक मतलब एक ट्रेंड सा चल गया, उसको ट्रोल कर दो, उस मास्टर के फैन बन जाओ, वो मास्टर पे किसी और की बुराई करेगा तो उस मास्टर के तुम चिपके रहो। अब एक कमबख्त हो, जिंदगी में अगर सक्सेस होना तो देना ध्यान रखना, जो बुराई करता है ना वो शिक्षक हो ही नहीं सकता, वो दलाल है। फिर जो कभी इस टीचर की बुराई कर रहा है, कभी उसकी कर रहा है, वो दलाल है, टीचर हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ध्यान रखना। और जिंदगी में अगर आपको सक्सेस होना तो सीधी बात ध्यान रखना, हमारे पास में फैन फॉलोइंग से लाइफ नहीं बनेगी, खुद की फैन फॉलोइंग करो, सक्सेस हो जाओगे। वरना फैन फॉलोइंग करते रहोगे तो टीचर पैसा कमा के चले जाएंगे, उनके तो घर भर रहे हैं, तुम्हारी वही एक ढाक के 3 पात वैसी वैसी स्थिति रहेगी। क्लियर है? और ध्यान रखना, दूसरों के दोषों पे, दूसरों की कमियों पे पीएचडी करने से बेहतर है कि अपनी कमियों पे तुम ग्रेजुएशन ही कर लो, जिंदगी में सक्सेस हो जाओगे। दूसरों की कमियों पे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, अपनी जो कमियां उस पर केवल ग्रेजुएशन कर लो, थोड़ा ध्यान दे लो तो भी जिंदगी बन जाएगी। तो मेहनत करें, सपने आपके, मंजिलें आपकी है, तो दौड़ना भी आपको पड़ेगा। और एक मिडिल क्लास लोग हैं, आप समझदार होना है, रोज मोटिवेशन आपको काम नहीं आएगा, आपकी गरीबी, आपकी जरूरतें आपको मोटिवेट करनी चाहिए, अपने पेरेंट के सपने मोटिवेट करने चाहिए। और सही समय पे सही निर्णय लें, मेहनत करें, जहां आपको अच्छा लगता है वहां से पढ़े, लेकिन पढ़ाई कर ले, ये बेहतरीन समय है, बेहतरीन मौका, स्वर्णिम समय नर्सिंग का। अगर जिंदगी में सक्सेस मिल गई तो दुनिया पूछेगी, वरना कहीं 5,000 10,000 में नौकरियां करोगे, मिराज खा के प्रोफेशन को गला देते फिरोगे और जिंदगी भर खुद को कोसोगे और अपनी पेरेंट्स को, अपनी परिवार को वो खुशियां नहीं दे पाओगे जिसके लिए वो हकदार है। और हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम मेहनत करेंगे तो हर परिवार में एक ऐसा बंदा होता है जो उस परिवार का सर्वस्व होता है, उस परिवार के लिए भगवान होता है, वो बहुत मेहनत करता है और उस परिवार को गरीबी से बाहर लाता है और जीवन सक्सेस कराता है। तो वो अगर आपको बनना तो मेहनत करिएगा उसके लिए, और मेहनत ही विकल्प है और कुछ विकल्प है ही नहीं दुनिया में। नेक्स्ट, ए नर्स एडमिनिस्टर ग्लूकेगोन टू हर डायबिटीज क्लाइंट। और ध्यान रखना, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सीखने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 2-3 घंटे की यूट्यूब की क्लास लेके खुश होने से, नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ाने से, 100 में से 90 नंबर लाने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। और कोई भी टीचर बेहतरीन नहीं है, ध्यान रखना, सब सेम ही पैटर्न से पढ़ाते हैं, कुछ बरगला के पढ़ाते हैं, कुछ नॉर्मल पढ़ाते हैं, कुछ हमारे तरह के, दोनों तरीके से पढ़ा देते हैं आपको। क्लियर है? आरी बात में। नेक्स्ट, ए नर्स एडमिनिस्टर ग्लूकेगोन टू हर डायबिटिक क्लाइंट and then monitor the client for adverse drug reaction and interaction. Which type of drug interact adversely with glucagon? बताइए। कह रहा है कि नर्स क्या कर रही है, पेशेंट को, डायबिटिक क्लाइंट है, उसको मॉनिटर कर रही है और उसको क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन बता रही है।
कौन सी ड्रग ग्लूकेगोन के दौरान, इतनी फालतू की बकवास पूछिए, नीचे पूछ रहा है कि ग्लूकेगोन ड्रग देते हैं उसके साथ कौन सी ड्रग नहीं देनी, रिएक्शन हो सकती है। थैंक यू बेटा देवेंद्र। यस, कंसिस्टेंसी प्लस पैशन प्लस पेशेंस, पेशेंस के साथ क्या होना चाहिए, पेशेंस, धैर्य सबसे बड़ा है। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, बस धैर्य बनाए रखे, वो दिन आएगा जब आप बेहतरीन बन जाओगे। यस, नेक्स्ट में देखा, विच टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन एडवर्सली विद ग्लूकेगोन, कौन सी ड्रग ग्लूकेगोन के साथ नहीं देनी चाहिए, ओरल एंटीकोगुलेंट, एनाबोलिक स्टेरॉइड, बीटा एडर्जिक ब्लॉकर या थायराइड डायरेटिक्स। ध्यान रखना, अगर ग्लूकेगोन दे रहे हो तो साथ में क्या नहीं देना, ओरल एंटीकोगुलेंट नहीं देना, वरना एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाती है। ध्यान रखना, तो राइट आंसर क्या जाएगा, ए इज द राइट आंसर। बच्चों आपको अगर ग्लूकेगोन दे रहे हो तो आपको नहीं देनी है, और ग्लूकेगोन आपके ड्रग ऑफ चॉइस है किस केस में, सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया के केस में ड्रग ऑफ चॉइस है। और बताइए कहां यूज होती है ग्लूकेगोन आपकी, बताइए। बीटा ब्लॉकर टॉक्सिसिटी याद आ रहा, बीटा ब्लॉकर टॉक्सिसिटी में यूज कर सकते हैं। और बताओ किस स्थिति में, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर टॉक्सिसिटी में यूज कर सकते हैं अपन इसको, सीसीबीज में, निफेडिपाइन एब्रोमेलिन की टॉक्सिसिटी में। इसके अलावा अगर किसी को एनाफाइटिक रिएक्शन है, क्या है, एनाफाइटिक रिएक्शन है, और अगर एड्रेनलिन से काम नहीं चल रहा है, एड्रेनलिन से रेजिस्टेंस हो गई है, तो फिर क्या यूज करोगे आप, ग्लूकेगोन। ये भी जीवन रक्षक है, ध्यान रखना। सो ए, अगर आप ग्लूकेगोन दे रहे हो और उसके साथ में ओरल एंटीकोगुलेंट नहीं देना क्योंकि एडवर्स रिएक्शन होती है। आरी बात में, सो ए इज द बेटर आंसर। मोस्ट डेंजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन का जो कॉमन तो कौन होता है, अर्ली एंड कॉमन इज डायरिया एंड मोस्ट डेंजर इज लैक्टिक एसिडोसिस। इज इट क्लियर और नॉट, समझ रहे मेरी बात। नेक्स्ट, और इवन डेथ तक हो सकती है इससे। ए डीएम क्लाइंट हैज इलनेस, stress, infection and came to the hospital to ask about the insulin dose. The nurse most suitable replies. डायबिटीज का मरीज है, उसको मतलब वो स्ट्रेस इन्फेक्शन हो गया और हॉस्पिटल में आया कह रहा है कि मुझे क्या करना है, तो आपको पता है कि स्ट्रेस जैसे हो तो आपको डोज क्या करनी है, बढ़ानी है, बंद नहीं करनी है डोज को। तो राइट आंसर, यू शुड स्टॉप द इंसुलिन फॉर शॉर्ट टाइम, गलत जवाब है। यू शुड इंक्रीज द इंसुलिन डोज, बिल्कुल सही जवाब है। यू डू नॉट नीड टू विदहोल्ड द इंसुलिन, ये भी सही है कि इंसुलिन आपको विदहोल्ड नहीं करना है। या यू शुड कंसल्ट द पेशेंट, डॉक्टर से बात करनी है। तो बेटर क्या, भाई नहीं, नर्स भी आपकी क्या कर सकती है, रिप्लाई कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी फिजिशियन ने लिख रखा है और ये कॉमन बात है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, बेटर आंसर। आपको डोज ना बढ़ानी है ना कम करनी, नर्स का बेटर रिप्लाई क्या रहेगा, यू डू नॉट नीड टू विदहोल्ड द इंसुलिन, कि आपको इंसुलिन बंद करने की जरूरत नहीं है। पहला रिप्लाई तो ये रहेगा। फिर बाद में और डाउटफुल हो कि बढ़ाऊं कम करूं, तो आप फिजिशियन को रेफर कर सकते हैं। समझ मेरी बात, पर सीधी बात, नो बकवास, कि आपको ड्रग को रोकना नहीं है, ड्रग लेते रहो आप। सो बेटर आंसर गोस टू सी। क्लियर है, इंसुलिन की डोज बढ़ाने की सलाह नहीं दे सकती नर्स, ये सलाह कौन देगा, फिजिशियन। इसीलिए ऑप्शन है, और यहाँ सीधी बात किसकी बात करी है, नर्स की। इसीलिए क्या कहना है, इतनी बात करनी जितना आपको पता है कि नहीं आपको डोज बंद नहीं करनी है, बाकी आप डॉक्टर से बात करो, सीधी बात, नो बकवास, सिंपल भाषा। अब ये एम्स का पैटर्न है। अब आपका चूज करना मुश्किल हो जाता है कि बी है कि सी है। अरे दिस इज द पॉजिटिव अप्रोच, कि दो सुंदर लड़कियां और दोनों प्रपोज करिए कि किसको कहे, पर चूज आपको एक को ही करना है। हमारी बात में, तो राइट आंसर क्या जाएगा, सी इज द बेटर आंसर। चले, ए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, यानी टाइप 1 डायबिटीज है, उसको कौन सी है, क्लाइंट रिसीव रेगुलर इंसुलिन एट 9 AM। अब रेगुलर इंसुलिन कौन सा होता है, आपको दिमाग में आ जाना है, कौन सा, शॉर्ट एक्टिंग। अरे कौन सा होता है, और ये सबकुटेनियस और आईवी दोनों दिया जा सकता है। इसका पीक लेवल, अच्छा पीक पूछ रहा बेटा, ये ऑनसेट ऑफ एक्शन नहीं पूछ रहा, सॉरी, ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होगा इसका, 30 मिनट से लेके, यस सॉरी 2 आवर तक। अच्छा अपन भी उल्टा पढ़ लिया। और इसका जो पीक लेवल जाएगा वो कितना, 3 आवर्स के आसपास, इसलिए 12 PM आएगा। 9 AM को दिया तो 12 PM। सो ए इज द राइट आंसर बेटा, सॉरी मैंने आपका ऑनसेट ऑफ एक्शन पढ़ लिया इसलिए कंफ्यूजन हो गया। सो राइट आंसर गोज टू ए, 12 PM के आसपास। अब देखो इतना पढ़ने के बाद भी मैं 4 बार पढ़ चुका हूँ क्वेश्चन को और 100 बार पढ़ा चुका हूँ, फिर भी गलती हो जाती है। तो ये एग्जाम में गलती नहीं करनी, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, पूछ क्या रहा है। कई बार 2 आपके जो वर्ड है वो याद रह जाता है, यहाँ गलती कर देती। गलती बाहर ही कर दो, एग्जाम में कोई गलती की माफी नहीं। गलती की माफी का मतलब कैरियर खराब। 6 महीने और मेहनत करो, सीधी बात, नो बकवास। तो गलती यही कर रहे हैं, वहां नहीं करें। चले आगे। सो क्लियर है, पीक लेवल की बात करा तो पीक लेवल में हाइपोग्लाइसेमिया होता, ना कि ऑनसेट ऑफ एक्शन में, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, ए इज द बेटर आंसर। नेक्स्ट, ओनली इंसुलिन विच कैन बी गिवन बाय आईवी रूट, कौन सा इंसुलिन, 2, वेरी शॉर्ट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग।
जिसमें रेगुलर इंसुलिन आ गया, ये बाकी सब नहीं दिए जा सकते। ये क्या केवल और केवल किस रूट से दिया जा सकते हैं? सब। सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट सिम्टम प्रेजेंट इन माइनर हाइपोग्लाइसीमिया। माइनर हाइपोग्लाइसीमिया पहला सिम्टम डायफोरोसिस। थ्रस्ट इज द लेटर सिम्टम। हाइपोग्लाइसीमिया की बात करा, कम वक्त तो डिहाइड्रेशन की बात नहीं करा, थ्रस्ट कहां से आएगा? हाइपोग्लाइसीमिया की बात करा, ना कि डिहाइड्रेशन। सो क्या देखने को मिलेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, डायफोरोसिस द अर्ली सिम्टम साहब का है। अगर थ्रस्ट की बात करो, दिस इज द अर्ली सिम्टम ऑफ किसका? डिहाइड्रेशन। और हाइपोग्लाइसीमिया में डिहाइड्रेशन कब से होने लगेगा? हाइपर में होता है डिहाइड्रेशन। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटस विजिट ए हेल्थ केयर क्लिनिक। डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट और डॉक्टर के पास आया। द क्लाइंट डायबिटीज मेलाइटस प्रीवियसली हैड बीन वेल कंट्रोल्ड विद ग्लाइबुराइड डेली। ग्लाइबुराइड करके मेडिसिन चल रही है, उससे जो शुगर था वो पहले क्या था? कंट्रोल में था। बट रिसेंटली द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 180 से 200, लेकिन हाल ही में जो फास्टिंग शुगर है वो 180 से कितना हो गया? 200 के बीच। मिलीमोल में पूछे तो 10 से 11.1 मिलीमोल। नॉर्मल जो शुगर होता है वो ग्रेटर देन 3.6 मिलीमोल से ऊपर आना चाहिए, 70 से ज्यादा होना चाहिए फास्टिंग का। अब ये कह रहा है कि शुगर क्या 180 से 200 मिलीमोल में पूछे तो 3.5 से मिलीमोल से ऊपर होना चाहिए, 3.6 मिलीमोल से ज्यादा होना चाहिए मिलीमोल में, और या 70 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन यह फास्टिंग कितना है? डायबिटीज के पोस्ट पैंडल के इक्वल 180 से 200 है। आरे पास में विच मेडिकेशन इफ एडेड टू द क्लाइंट रेजिमेन में बी कंट्रीब्यूट टू द हाइपरग्लाइसीमिया। कौन सी ड्रग से ये हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है? पहले पेशेंट को क्या था? ये ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा कि उस हाइपरग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट था, ये पूछ रहा है कि किस ड्रग की वजह से हुआ ये हाइपर। पहले वो क्या ले रहा था? ग्लूबराइड ले रहा था, उससे शुगर नॉर्मल था। लेकिन कौन सी ड्रग खाने से हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है? एड्रेनोलोल, प्रेडनिसोन, फेनोलाजिन या एलोप्रिनोल? एलोप्रिनोल क्या होती है बताइए? अरे वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग ऑफ चॉइस है किस केस में? एलोप्रिनोल किस केस में? ये कह रहा है कि कौन सी ड्रग हाइपरग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करती है। देखिएगा बेटा, तो क्वेश्चन को समझिएगा, आराम से जवाब दीजिएगा। यस बिल्कुल बेटा, एलोप्रिनोल तो कौन सी है? ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें? क्रोनिक गाउट। अरे कौन से गाउट में प्यारो? क्रोनिक। दिस इज द जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग है, XOI है, जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर कैटेगरी ड्रग है। अरे बात में ये प्यूरिन को किसमें? यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देगी एलोप्रिनोल। इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो एग्रेनुलोसाइटोसिस है। मतलब WBC के काउंट को क्या करती है? कम, जिससे फीवर वगैरह, कफ वगैरह ऐसे सिम्टम आएंगे। क्या पॉइंट? फेनाजिलिन अलग कैटेगरी ड्रग है। प्रेडनिसोन कौन सी है? स्टेरॉइड है। और आपको पता है कि स्टेरॉइड कैसे होते हैं? अरे कैटाबॉलिक एक्शन करते हैं स्टेरॉइड, और सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करते हैं केटोनॉइड। इसलिए, और वो तो फास्टिंग बहुत ज्यादा सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है 180-200 फास्टिंग, ना कि पोस्टपेंडल। पोस्टपेंडल तो नॉर्मल है, ये फास्टिंग। इसलिए प्रायोरिटी क्या दोगे? को डाउट है? अरे क्या दोगे? प्रेडनिसोन। हालांकि एटेनॉल इज द बीटा ब्लॉकर। ये बीटा ब्लॉकर भी क्या है? डायबिटीज में कॉन्ट्राइंडिकेट है। ये भी हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं, क्योंकि बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके इंसुलिन के प्रोडक्शन को कम करते हैं। लेकिन फास्ट एक्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया कौन करती है? प्रेडनिसोन। इसीलिए आपको आंसर बी जाएगा। हालांकि ए भी सही है। अब ये सेम एम्स का पैटर्न है, 2 ऑप्शन तो कम से कम सेम होंगे आपके, पर प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रेडनिसोन को। अगर ये ऑप्शन नहीं होता और कोई इसकी जगह प्रेडनिसोन और नॉर्मल ऑप्शन होता है, तब आंसर क्या जाता? एटेनॉल। इसलिए बेटर आंसर गोस टू बी। और ये ड्रग में ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सी ड्रग देनी है, ये पूछ रहा है कि इतनी बकवास करके कि कौन सी ड्रग हाइपरग्लाइसीमिया करती है। तो ये दोनों करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी कौन करती है? प्रेडनिसोन। और प्रेडनिसोन आप देख लो, कोई भी स्टोर दे दो, आप इसको आईवी दे दिया ना, तो 10 मिनट बाद में शुगर 400-500 तक पहुंच जाती है। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं, 350 नॉर्मल चली जाती है। समझ रहे? तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन इफेक्ट ऑफ मोटफॉर्मिन डायरिया, इज इट क्लियर और नॉट? ट्रिमर्स भी आते हैं इससे, ध्यान रखना, ट्रिमर्स भी कॉमन साइड इफेक्ट है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी एक्सेप्ट पूछा है। लोकल एलर्जिक रिएक्शन, लाइपोहाइपरट्रोपी, लाइपोडिस्ट्रोपी या लाइपोहाइपोट्रोपी? क्लियर है? लाइपोहाइपरट्रोपी। 1 मिनट इसको देखते हैं, क्वेश्चन को देखिएगा। इसकी मैं कुछ स्लाइड्स बताता हूं आपको। ये रहा इंसुलिन थेरेपी। ये आपके सारे के सारे क्या हो गए? इंसुलिन थेरेपी हो गई, अलग अलग तरह का। मैनेजमेंट ऑफ टाइप फर्स्ट इंसुलिन की बात करें अपन, कुछ आपको मैं इमेज बता देता हूं यहाँ पे। यस, क्लियर हो जाएगा आपको। इंसुलिन की कौन कौन सी साइट है? तो बेस्ट तो क्या, अराउंड द एब्डोमेन, थाई पे लगा सकते हैं, बटक्स पे लगा सकते हैं,
या आपके डेल्टोइड पे लगा सकते हैं और या स्केपुला के बीच में लगा सकते हैं आपको, अगर इंसुलिन देने की बात करें तो। हमारी बात में क्या लाइपोडिस्ट्रोफी हो सकता है, लाइपो हाइपरट्रोफी हो सकता है, लाइपो हाइपोट्रोफी नहीं हो सकता, सही है वो आरिवास में, ये देखिएगा। तो उसका जो आंसर जाएगा बच्चों वो सही जाएगा बेटा आपका एकदम, ये लाइपोडिस्ट्रोफी तो होगा, लाइपो क्या नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नहीं होगा, हाइपोट्रोफी नहीं होगा। डिस्ट्रोफी का मतलब डिस्ट्रक्शन होगा किसका, फेट का, और इसलिए कंटिन्यूस साइड को क्या करें आप, चेंज करें। डिस्ट्रोफी नहीं, लाइपो हाइपरट्रोफी नहीं होगा आरी पास में, लाइपो हाइपरट्रोफी और लाइपो डिस्ट्रोफी होगा, ये दोनों होंगे, ये नहीं होंगे, इसको सही करना, डी ई राइट है बेटा इसमें। इज इट क्लियर और नॉट? चलिएगा आरी पास में जल्दबाजी नहीं करनी अपने को। हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर लेवल 60 से कम होगा, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है इसका इंसुलिन थेरेपी का। लाइपोडिस्ट्रोफी हो सकती है, मतलब जिस तरह इंसुलिन लगा रहे हैं वहां पे बहुत सारा जो सबक्यूटेनियस फैट है वो क्या हो सकती है, डिस्ट्रक्ट हो सकती है। गर्मापन, लाइपो हाइपरट्रोफी, बिल्कुल जहां पे इंसुलिन दे रहे हो ये देखो आप, लाइपो हाइपरट्रोफी हो सकती है। डाउन फिनोमेना और सोमिक इफेक्ट हो सकते हैं इसकी वजह से, बिल्कुल हो सकता है बच्चों। यस, ये आपके 5 कैटेगरी का इंसुलिन है, पीक लेवल वगैरह अपन ने पढ़ा आपका। नेक्स्ट, ये रहा आपका कौन सा, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लिस्प्रो ह्यूमर आरिवास में, ये कौन सा हो गया, इंसुलिन एस्पार्ट हो गया। कर्मापोन, ये हो गया एपिडुरा आपका इंसुलिन ग्लूलिसिन आपका, ये भी क्या हो गया, वेरी शॉर्ट एक्टिंग हो गया। ये नोवलिनार ह्यूमलिनार जो कौन सा हो गया, शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन हो गया। ये आपका ह्यूमलिन एनपीएस नाम से आ रहा है, एनपीएस इंसुलिन इंटरमीडिएट एक्टिंग। वेरी लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आपका वेरी इंपोर्टेंट, फिर आता कौन सा, लॉन्ग एक्टिंग, कौन सा, जिसको अपन लेंटस बोलते हैं आपका अरे पास में, इसका पेन आता है 100 यूनिट वाली आपका। और वेरी लॉन्ग एक्टिंग जिसमें क्या आते हैं, मिक्सटार्ड आते हैं आरिवास में, को डाउट है। इसके अलावा ये मेटफॉर्मिन होगी आपकी आरिवास में, इसका अलावा ये ग्लिमिप्राइड 2 mg की गोली, एक कार्बोज आती है आपकी 50 mg की टेबलेट, ये भी चलती है आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के तौर पे आरिवास में। अरे कोई डाउट है तो ये थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वापस आइए, गलती नहीं करनी अपने को। कह रहा है कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, तो लाइपो हाइपोट्रोपी नहीं होगा, लाइपोडिस्ट्रोफी और लाइपो हाइपोट्रोपी और लोकल एलर्जिक रिएक्शन होगी। सो डी इज द राइट आंसर बेटा, सही करना इसको। ये रहा आपका, ये तो होगी लाइपो हाइपोट्रोपी और ये क्या होगी, लाइपो डिस्ट्रोफी, गड्ढे से बन जाएंगे आपके पेट वगैरह पे जहां पे कंटिन्यूसली यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट विद डायबिटीज मेलिटस इज टेकिंग ह्यूमलिन एनपीएच, एनपीएच कौन सा, इंटरमीडिएट एक्टिंग, कौन सा इंसुलिन ले रहा है, ऐसा ध्यान रखना, सेकंडों में दिमाग में आना चाहिए अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो इंसुलिन क्या ले रहा है वो, कौन सा ले रहा है, एनपी इंसुलिन ले रहा है, एंड रेगुलर इंसुलिन एवरी मॉर्निंग और डेली ले रहा है। आरी पास में एनपीएस भी ले रहा है और कौन सा ले रहा है, शॉर्ट एक्टिंग यानी रेगुलर भी ले रहा है, दोनों चल रहा है। द नर्स शुड प्रोवाइड विच इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट, सेलेक्ट दैट अप्लाई, कौन सा इंस्ट्रक्शन देगी, अप्लाई किए कौन सा देखिए। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बताइए। पहला, हाइपोग्लाइसीमिया में बी एक्सपीरियंस बिफोर डिनर टाइम, डिनर टाइम से पहले हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। द इंसुलिन डोज शुड बी डिक्रीज इफ इलनेस, अगर इलनेस आए तो इंसुलिन डोज कम करनी है। द इंसुलिन शुड बी एडमिनिस्ट्रेड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे देना, ठंडा करके रेफ्रिजरेट करना है, लेकिन देते समय रूम टेम्परेचर, ये सही है। द इंसुलिन वाइल नीड टू बी सेकन वाइग्रेसली, ये गलत है, वाइग्रेसली आपको नहीं लाना है। नेक्स्ट, द एनपीएस इंसुलिन शुड बी ड्राउन इनटू द सिरिंज फर्स्ट देन द रेगुलर इंसुलिन, ये भी गलत है। इनमें से सिंगल आंसर क्या जाएगा, आर्य क्या, तो राइट आंसर क्या जाएगा, ए एंड सी। हाइपोग्लाइसीमिया में भी एक्सपीरियंस बिफोर डिनर टाइम, बिल्कुल हो सकता है आपका डिनर टाइम से पहले आर्यवास में, ये हो सकता है, तो थोड़ा क्वेश्चन ले दे। और क्या, इंसुलिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड एट द रूम टेम्परेचर, को डाउट है आर्यवास में। देखो ये क्या कर रहा है, everyone is taking insulin NPH and regular insulin every morning. The nurse should provide which instruction the client, select all of the apply, को डाउट है तो हो सकता है बिल्कुल हाइपोग्लाइसीमिया तो कभी भी हो सकता है पेशेंट को, ऐसा डिनर टाइम या इसकी कोई जरूरत नहीं। इसलिए बेटर आंसर गोज टू ए एंड सी, मल्टीपल चॉइस। इसलिए अगर मल्टीपल चॉइस नहीं होता, सिंगल चॉइस होती तो सी इज द बेटर आंसर। कर माय पॉइंट, अरे समझ रहे मेरी बात को। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इज, लॉन्ग एक्टिंग ग्लार्जिन, इसी को क्या बोलता है, लेंटे, इसी को क्या बोलता है, लेंटे बोलते हैं कि अल्ट्रा लेंटे, लॉन्ग एक्टिंग की बात कर रहा है, अल्ट्रा लेंटे, या इसी को बोलते हैं लेंटस, LANTUS, लेंटस, अल्ट्रा लेंटे, ग्लार्जिन। आरिवास में को डाउट है, ये सारे इसी के नाम है, ह्यूमलिन एल, मिक्सटार्ड या रेगुलेंसी, तो क्या जाएगा आंसर, ग्लार्जिन बोलते हैं, ए इज द राइट। लॉन्ग एक्टिंग की बात करा है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लेना यहाँ पे,
अगर आपका कहीं पे भी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है बेटा, अरे कौन सा इंसुलिन है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन बनता है डू नॉट मिक्स विद अदर इंसुलिन। याद रहेगा कौन सा इंसुलिन है जो उसको दूसरे इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता और ये सबकुनिस लगेगा, वो कौन सा है, अल्ट्रा लेंटे, या इसी को बोल दो तुम लेंटस बोल दो, या इसी को तुम क्या बोल दो ग्लार्जिन बोल दो, या लॉन्ग एक्टिंग बोल दो। और इसी की जो 100 यूनिट वाली सिरिंज है उससे देते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी सब में 40 यूनिट की सिरिंज चलती है। को डाउट है 1 ml बराबर 40 यूनिट, को डाउट है। और इस इंसुलिन को किसी और के साथ मिक्स नहीं करना, किसको, ग्लार्जिन को। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। यस, को डाउट है, यस यस, आफ्टर डिनर ही देते हैं बेटा इसको, 10 PM को डेली दिया जाता है। यस, आर पास में ये रहा आपका एक टाइप इंसुलिन और कुछ इंसुलिन के बारे में। द क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटीज कम टू द क्लिनिक बिकॉज ऑफ कंसर्न रिगार्डिंग इरेटिक कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज विद द प्रिस्क्राइब इंसुलिन थेरेपी। कि पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज का है, तो यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है उसको, पहली बात तो ये हो गया। हॉस्पिटल में इसलिए आया कि इंसुलिन लेने के बाद भी उसका शुगर कंट्रोल में, इरेटिक मतलब एबनॉर्मल कंट्रोल है शुगर का। गेट माय पॉइंट। द क्लाइंट हैज बीन एक्सपीरियंसिंग ए सडन फॉल इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉलोड बाय सडन एपिसोड ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया। मरीज के साथ जबरदस्त सीन है कि एकदम शुगर कम हो जाता है, फिर शुगर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बताओ विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इंसुलिन थेरेपी, याद करो, इंसुलिन दिया और शुगर कम हुआ, फिर कंपनसेटरी शुगर बढ़ा, तो ये तो क्या है, सोमिंग, कि कम हुआ और फिर क्या होगा, बढ़ेगा। अरे सम्मोहन हो ना, तो लड़की से सम्मोहन होना तो आप डाउन हो जाते हो, प्यार में पढ़ के पढ़ाई छूट जाती है, फिर झटका लगता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगी, तो शुगर क्या हो जाता है, मतलब आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है, वैसे शुगर बढ़ता है ठुकरा के, तो सोमिक इफेक्ट कहलाता है। और डाउन फिनोमेनन में शुगर कम नहीं होगा, डाउन फिनोमेनन में शुगर क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, लेकिन सुबह बढ़ जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, सोमेगी इफेक्ट। इज इट क्लियर और नॉट? सो राइट आंसर गोज टू ए। सोमेगी इफेक्ट में देखो क्या होगा, शाम को इंसुलिन देखो 100 सही था, 100 110 था, क्या होगा, इंसुलिन देने की वजह से रात को इंसुलिन क्या हुआ, देखो 3-4 बजे इंसुलिन बढ़ेगा, और उसकी वजह से मॉर्निंग ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, कंपनसेट। क्या माय पॉइंट आ रहा है, समझ रहे मेरी बात? जबकि डाउन फिनोमेनन में ऐसा कर्व आता है। डाउन फिनोमेनन में कैसा आएगा, शुगर शाम को भी सही था, अरे समझ रहे मेरी बात, 3-4 बजे भी क्या होगा, सही, लेकिन सुबह बढ़ जाएगा। डाउन फिनोमेनन में ऐसे चलेगा, सीधा करो और फिर बढ़ेगा। अरे समझ रहे मेरी बात? सो ए इज द बेटर आंसर। को डाउट है? सोमिक इफेक्ट क्या था, हाइपोग्लाइसेमिया इन द नाइट फॉलोड बाय द रिबाउंड हाइपोग्लाइसेमिया इन द मॉर्निंग। Albumin trigger the release of counter-regulatory hormone like epinephrine, glucagon, cortisol, which promote the hepatic glucose production and also reduce transient insulin resistance. Treatment consists of decreasing the insulin requirement and changing the time of administration. क्या my point? दूसरा, hypo at night, hyper in morning. सोमिक में क्या होता है, hypo at night and hyper in morning. यहाँ पे क्या होगा, normal at night and hyper in morning. डाउन में क्या होगा, early morning rise in blood glucose with no hypoglycemia during the night. Appear to be effect of growth hormone, अरे लाइक ग्लूकोज प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिक्रीज पेरिफेरल टिश्यू यूज हो गया ग्लूकोज का, इंक्रीज क्लियरेंस ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द प्लाज्मा डी द फैक्टर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट, ए नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर ए क्लाइंट न्यूली डायग्नोस्ड विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हु हैज बीन प्रिस्क्राइब मेटफॉर्मिन। मरीज को मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब की और टाइप 2 डायबिटीज है, विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग। नीड फॉर फर्दर टीचिंग कब जरूरत है? पहला, इट्स ओके टू स्किप मील वंस ए व्हाइल। अरे बस पेशेंट कह रहा है प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग टू ए क्लाइंट न्यूली डायग्नोस्ड विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। हाल ही में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस डायग्नोज हुआ और उसको इंसुलिन, और टाइप 2 में भी दे सकते हैं इंसुलिन, मेनली तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देते हैं, पर इंसुलिन भी दे सकते हैं। फर्स्ट में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट नहीं दे सकते। क्लियर है? अरे बात, हु हैज बीन प्रिस्क्राइब मेटफॉर्मिन विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग। अरे बात में कोई मरीज को डिस्चार्ज कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज का मेलाइटिस, हु हैज बीन प्रिस्क्राइब मेटफॉर्मिन। अरे बात में विच इंडिकेट फॉर नीड फॉर फर्दर, कौन सा स्टेटमेंट नीड फॉर फर्दर इंडिकेशन है? चले आगे। नेक्स्ट, इट्स ओके टू स्किप मील वंस ए व्हाइल, कि एक बार मील को स्किप, ये तो स्टेटमेंट गलत है, नीड फॉर फर्दर है। नीड फॉर फर्दर का मतलब गलत स्टेटमेंट दे रहा है, तो ये ही आंसर जाएगा।
आई नीड टू लेट माई डॉक्टर नाउ आई गेट अनयूजुअल टाइड, कि जैसे मुझे थकान हो तो हाइपोग्लाइसेमिया का रिक्वेस्ट तुरंत बताना डॉक्टर को, सही बात है, एकदम सही बात है। नीड टू कॉन्स्टेंट वॉच द साइन ऑफ लो ब्लड शुगर, बिल्कुल चेक करना है। आई विल बी श्योर टू नॉट ड्रिंक एल्कोहल, बिल्कुल, एल्कोहल तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हमारे पास में, इसलिए क्या आंसर जाएगा? अगर पेशेंट कह रहा है कि मैं एक आध टाइम खाना नहीं खाऊं, एक टाइम क्या तुम टाइम पे नहीं खाओगे तो हाइपो हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना हाइपोग्लाइसेमिया से बचने के लिए आपको मील को स्किप नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी। द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द माइनर हाइपोग्लाइसेमिया, माइनर हाइपोग्लाइसेमिया का बेस्ट मैनेजमेंट, गिव 50 से 60 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑरेंज ग्लास जूस, 50 से 60 तो ज्यादा हो जाएगा, 15 से 20 होगा। ऑरेंज ग्लास जूस, गिव 25% डीएनएस आईवी या फ्रूट थेरेपी, आप ग्लास जूस दे दो काफी है, 20 द बेटर आंसर। 50-60 तो हाइपर कर देगा, इसीलिए नहीं देना, अगर 15-20 होता तो फिर वो आंसर जाता। हालांकि ग्लास भी ज्यादा हो रहा है, ग्लास में लगभग 200-250 ml होता है, लेकिन फिर भी चल जाएगा। कर्मा पॉइंट। नेक्स्ट, द नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट न्यूली डायग्नोस्ड विद डायबिटीज मेलाइटस हु हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड प्रेमल्टिनाइड, व्हिच इंस्ट्रक्शन शुड बी द नर्स इंक्लूडिंग द डिस्चार्ज टीचिंग। प्रेमल्टिनाइड करके टेबलेट है आपकी, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है ये, वो दे रहा है, तो डिस्चार्ज टीचिंग में क्या करोगे आप? इंजेक्ट द प्रेमल्टाइड इन द सेम टाइम यू टेक योर अदर मेडिकेशन, यानी दूसरी दवाई ले रहे हो उसके साथ तुम ले सकते हो इसको। टेक योर प्रिस्क्राइब पिल 1 आवर बिफोर एंड 2 आवर आफ्टर द इंजेक्शन, इंजेक्शन के 1 घंटे पहले या 2 घंटे बाद में लेना आपको। बी श्योर टू टेक प्रेमल्टाइन विद फूड सो यू डोंट अपसेट योर स्टमक, कि खाने के साथ ले ताकि गैस्ट्राइटिस नहीं हो। को डाउट है? चले आगे, अरे बोलो भाई। या मेक श्योर यू टेक योर प्रेमल्टाइड इमीडिएटली आफ्टर यू ईट सो यू डोंट एक्सपीरियंस लो शुगर लेवल, या खाना खाते तुरंत ले, बताइए। बताइए। सो बेटर आंसर गोज टू बी, टेक योर प्रिस्क्राइब पिल्स 1 आवर बिफोर और 2 आवर आफ्टर द इंजेक्शन। इंजेक्शन के साथ लोगे तो हाइपो में जाएगा ना यार। तो मान लो प्रेमल्टाइड टेबलेट ले रहा है और क्या ले रहा है? इंसुलिन, तो कहना है कि या तो गोले लेने के, क्या इंजेक्शन लेने के 1 घंटे पहले, या खाना खाने के या इंजेक्शन लेने के 2 घंटे बाद ही लेना है, क्योंकि इंजेक्शन भी तो काम कर के रुक जाएगा ना हर बात में, ये ड्रग भी, इसलिए बी इज द बेटर आंसर। को डाउट है? जीआई अपसेट से कोई लेने देना नहीं है। को डाउट है? डी वाले, मेक श्योर यू टेक योर प्रेमल्टाइड इमीडिएटली तो जाएगा नहीं कभी, 1 घंटे पहले ही लेना है आपको, इसलिए ये आंसर नहीं है। ये जीआई अपसेट कोई करती नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं करती जीआई अपसेट, अगर खाली पेट ही ली जाती है मोस्टली, तो जीआई अपसेट कैसे करेगी? या इंजेक्ट द प्रेमल्टाइड इन द सेम टाइम, तो मल्टीपल ड्रग के साथ लेनी नहीं है, क्योंकि ड्रग रिएक्शन हो सकती है, इसलिए बी इज द बेटर आंसर। को डाउट है? ऑप्शन को पढ़ना बेटा, जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो दिमाग लगाना है कि आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दूसरी ड्रग के साथ कंबाइंड नहीं दे सकते। अब तुम कहते हो सर देते हैं तो वो गलत प्रैक्टिस है, तुम्हारी गलत प्रैक्टिस की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलत है। को डाउट है? क्वेश्चन कह रहा है कि पेशेंट को प्रेमल्टाइड यानी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है ये दे रहे हैं, अब या चाहे मेटफॉर्मिन दे रहे हैं, यूं मान लो आप, तो क्लियर है। तो आप पेशेंट को कौन सी डिस्चार्ज में कौन सी टीचिंग देनी है, तो ध्यान रखना मल्टीपल ड्रग एक साथ नहीं लेनी, ये तो सही बात है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, टीचिंग में ये देना ही नहीं आपको, कहना कि अलग अलग दवाएं लेनी, ये कह रहा कि साथ में लो दवाइयों को, तो गलत है। को डाउट है? दूसरा, टेक योर प्रिस्क्राइब पिल्स 1 आवर बिफोर और 2 आवर आफ्टर द इंजेक्शन, तो मान लो अगर इंसुलिन ले रहे हो आप और ये ड्रग भी चल रही है, दोनों चल रही है, टाइप सेकंड में दोनों चल रही है, तो या तो इंसुलिन लेने के 1 घंटे पहले ले लो या इंसुलिन लेने के 2 घंटे बाद, बिल्कुल सही बात है, ये काम कर सकता है आपका। बी श्योर टू टेक द प्रेमल्टाइड विद फूड सो यू डोंट अपसेट योर स्टमक, खाने के साथ लेना, किसी भी मेटफॉर्मिन खाली पेट ली जाती है आपकी, बिफोर मील लेते हैं तो खाली पेट लेते हैं ना, जे अपसेट का कोई संबंध ही नहीं है। और चौथा, मेक श्योर यू टेक योर प्रेमल्टाइड इमीडिएटली आफ्टर यू ईट सो यू डोंट एक्सपीरियंस, इमीडिएटली लेते नहीं, कम से कम 1 घंटे पहले ही लेते हैं, वरना ड्रग का इफेक्ट नहीं आएगा। हरी बात में हाइपर में चला जाएगा मरीज, काम नहीं करेगी ड्रग, और हाइपर में जाने नहीं देना, तो बी इज द बेटर आंसर। क्वेश्चन में और ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, इसलिए बी आंसर जा रहा है। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट, द होम केयर नर्स विजिट ए क्लाइंट रिसेंटली डायग्नोस्ड विद डायबिटीज मेलाइटस हु इज टेकिंग ह्यूमलिन एनपीएच इंसुलिन डेली। होम केयर नर्स है, हरी बात में डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, एनपीएच इंसुलिन डेली ले रहा है। द क्लाइंट आस्क्ड द नर्स हाउ टू स्टोर द अनओपन्ड वाइल्ड इंसुलिन, अनओपन्ड वाइल्ड कैसे स्टोर करना है। द नर्स शुड टेल द क्लाइंट टू टेक विच एक्शन, कौन सा एक्शन लेना है। फ्रीज द इंसुलिन, फ्रीज तो करना ही नहीं है, फ्रीज का मतलब 0 डिग्री करना ही नहीं है। रेफ्रिजरेट बिल्कुल सही है। स्टोर द इंसुलिन इन द डार्क ड्राई प्लेस, ये भी सही है, लेकिन रेफ्रिजरेट बेटर आंसर है। और कीप द इंसुलिन रूम टेम्परेचर पर रख सकते हो।
रख सकते हो, ओपन या अनओपन को भी रख सकते हो, लेकिन रेफ्रिजरेटर आ गया तो बेटर आंसर क्या जाएगा? आ रहा है क्या? बी इज द बेटर आंसर। ओपन हो चाहे क्लोज हो आप रख सकते हो, रेफ्रिजरेट भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन आ रहा है, समझ रहे मेरी बात? लेकिन क्या बेस्ट आंसर क्या जाएगा? रेफ्रिजरेटर 2 से 8 डिग्री पे बेस्ट है। अगर अवेलेबल नहीं है तब रूम टेम्परेचर जाएगा आपका। कोई डाउट है? समझ रहे मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज कैरिंग फॉर ए सेवरल क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटीज एंड दे ईच हैव ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसुलिन। अरे पास में डायबिटीज टाइप 1 है और 2 पेशेंट उनको अलग अलग तरह का इंसुलिन दिया जा रहा है। अरे मैडम कोई डाउट है? बहुत सारे क्लाइंट है उनको अलग अलग तरह का इंसुलिन दिया जा रहा है। सेम इंसुलिन टाइप 1 से थोड़ी कि सेम ही चलेगा। Which insulin does the nurse conclude has the fastest onset? बकवास करके पूछ रहा है ये, फास्टेस्ट एक्टिंग कौन सा है? सीधी बात, नो बकवास। तो फास्ट एक्टिंग कौन होता है? लिस्प्रो। कौन सा? रेगुलर इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग होता है, फास्ट एक्टिंग नहीं होता है, ये स्लो स्लो काम करता है ये भी। एनपीएस वेरी लॉन्ग एक्टिंग है, और ग्लार्जिन कौन सा है? लॉन्ग एक्टिंग है, लेंटस। तो ये तीनों तो क्या स्लो काम करते हैं, फास्ट 5 से 15 मिनट में, मैक्सिमम 20 मिनट लगाता है। कौन? लिस्प्रो। वेरी शॉर्ट एक्टिंग, आईवी और सबक्यूटेनियस दोनों दिया जा सकता है। Which laboratory test is most important for the nurse to monitor the determine how effective the client diabetes being managed? कौन सा लैब टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है? डायबिटीज मेंटेन हो रही नहीं हो रही? अब क्वेश्चन बहुत बढ़िया बेटा, अब इसका जवाब दो, मैं मान जाऊंगा कि आप होशियार हो। आराम से पढ़ के जवाब दो। मेहनत करो बेटा, ध्यान रखना, भूमि और भाग्य एक जैसे ही होता है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। तो भाग्य में तभी मिलता जब आप मेहनत करते हो, लाली लाली करोगे तो यही रह जाओगे। और भूमि में जैसा बीज बोओगे वैसा ही आप क्या करोगे? सेलेक्ट होगे। यस, जैसा ही बीज बोओगे वैसे तो फल मिलेगा। चलेगा, सिंपल सा आंसर बेटा। अब यहां पे सबसे ज्यादा गलत जवाब आए, कुछ एक बच्चों ने डी दिया, बाकी सब ए दे रहे हैं। बेटा ये क्या कर रहा है? इंसुलिन को लेबोरेटरी टेस्ट, लेब टेस्ट की बात कर रहा है। कौन सा टेस्ट? अरे फास्टिंग शुगर ग्लूकोज अपन बेड साइड भी कर सकते हैं, हालांकि ये भी लेब टेस्ट है। अरे बस में ग्रे वाइल में अपन सैंपल भेजते हैं, सोडियम फ्लोराइड पाया जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि मैनेजमेंट की बात कर रहा है कि मैनेजमेंट डायग्नोसिस अगर आपको करनी है, क्या करनी है? डायग्नोसिस करना है तो आप ओजीटीटी कर सकते हो या शुगर लेवल चेक कर सकते हो। लेकिन मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप अब रोज तो आप ओजीटी डबल सैंपल नहीं भेजते, तो 20-20 में क्या कराते हैं? HbA1c कराते हैं। क्या कराते हैं? मैनेजमेंट को देखना है, इफेक्टिवनेस को देखना है, तो HbA1c। क्योंकि आप रोज दिन में 10 बार तो शुगर चेक नहीं कर सकते। तो ये पूरा कितना अप टू 90 डेज तक का डाटा बताता है, तो आप इसे पता लग जाएगा कि कई दिन ऊपर नीचे रहा है। नहीं समझे? क्वेश्चन को समझो, ये बात क्या कर रहा है? ये डायग्नोसिस की बात नहीं कर रहा है। और आप रोज शुगर भी नहीं ले सकते कि मैनेज हुआ कि नहीं हुआ, इफेक्टिव मैनेज हुआ कि नहीं हुआ। तो आप शुगर रोज चेक नहीं कर सकते अगर पेशेंट घर पे है, या हॉस्पिटल में भी तो दिन में 4 बार थोड़ी शुगर चेक करो। तो बेस्ट क्या है? HbA1c को। इसमें प्रीवियस डाटा मिलेगा और लंबा डाटा मिलेगा, तो मैनेजमेंट का पता चल सकता है अगर लंबा डाटा है, इसलिए डी इज द बेटर आंसर। कोई डाउट है? आ रहा है समझ रहे हैं? यस, कोई डाउट है? तो HbA1c इज द बेटर। नेक्स्ट, द नर्स टीच द क्लाइंट with newly diagnosed diabetes mellitus about the sign and symptom of hypoglycemia। नया डायबिटीज का पेशेंट है और उसको हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में बता रहा है। कौन से साइन सिम्टम है जो हाइपोग्लाइसीमिया में देखने को मिलते हैं? स्ट्रेस इन द टीचिंग। स्ट्रेस का मतलब जोर देगी, स्ट्रेस का मतलब वो टेंशन नहीं, पढ़ाने में किसको जोर देगी? यस यस। पहला स्लीपनेस बिल्कुल होगा, सेकेंडनेस, थर्स्ट होगा क्या? थर्स्ट डिहाइड्रेशन। हंगर बिल्कुल होगा, डायफोरोसिस होगा, कंफ्यूजन होगा। अब मोनली ये स्ट्रेस यानी किस पे ज्यादा जोर देगी? देखिए, सो बेटर आंसर गोस टू। अब स्लीपीनेस भी होता है, ऐसा नहीं है आपको, लेकिन ये और कारणों से भी हो सकता है, इसलिए ज्यादा जोर नहीं होगा। इसमें मेन तो आएगा कौन था? सेकेंडनेस, हंगर, आपका डायफोरोसिस और कंफ्यूजन। कंफ्यूजन होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है हाइपोग्लाइसीमिया में। इसलिए ज्यादा जोर किस पे देगी? तो स्लीपीनेस और थर्स्ट, इतना और कारणों से भी हो सकते हैं। और थर्स्ट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ए को एक्सक्लूड कर दिया गया।
क्या कर दिया गया। हालांकि ए बी ऑप्शन में सही है, कोई गलती नहीं है, लेकिन ये मतलब थोड़ा क्वेश्चन में क्या कर दिया कि किस सिम्टम पे ज्यादा जोर देगी या किसको अच्छे से पढ़ाएगी। तो स्लीपीनेस तो वो कह देगी कि नींद आती है, तो मरीज क्या करेगा, नींद तो किसी और कारण से भी आएगी, तो पेशेंट क्या करेगा, भाग भाग आ जाएगा, मेरे तो हाइपो हो गया, रोज ही आएगा। तो अच्छे से समझाना, स्लीपनेस उस कारणों से भी हो सकती है इसलिए, बाकी सेकनेस नहीं होती, सेकनेस तो और कारणों से होगी तो भी डेंजर है, नर्वस प्रॉब्लम से या किसी भी कारण से। थ्रस्ट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि थ्रस्ट किसमें, पोलीयूरिया या डिहाइड्रेशन को बताती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपो की बात कर रहा है मरीज, तो ये चला गया। हंगर बिल्कुल डेंजर सिम्टम आ रहा है, क्लियर है बच्चों। और डायफोरेसिस और कंफ्यूजन, हंगर दोनों को बताता है, हाइपर और हाइपो को दोनों को बताता है, दोनों स्थिति कंडीशन खराब है, इसलिए आपको आपका बी डी एंड ए एफ आंसर जाएगा। नेक्स्ट, ए क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस कम्स टू द क्लिनिक complaining of persistent bout of nausea, vomiting and diarrhea for the first 4 days। और ध्यान रखना, एमएसएन पढ़ा रहा हूं बेटा, सीधा सीधा बात करना, 100 में से 50 नंबर चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, 50 से प्लस ही आएगी, कम नहीं आएगी। ये जो पीडिया ओबीसी 2-2 4-4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, और वो सीधे क्वेश्चन आते हैं, तुम किसी भी टीचर से पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, तुम उनमें से 10 में से 4 क्वेश्चन, सॉरी 10 में से 9 क्वेश्चन सही करके आ जाओगे, मेरी गारंटी है। एमएसएन को और फंडा को अच्छे से पढ़ लेना, नो सेट क्लियर हो जाएगा, ये 100% तय है। यस, इस प्रतीक को ब्लॉक कर बेटा, कर दिया ना, हाँ इसको पढ़ाई नहीं करनी है, चलेगा। नेक्स्ट, a client with type 1 diabetes mellitus come to the clinic complaining a persistent bout of nausea, vomiting and diarrhea for the first day 4 days। टाइप 1 का डायबिटीज का मरीज है और कंटिन्यू उसको 4 दिन से क्या हो रहा है, नोजा वोमिटिंग और डायरिया है। The client has skipped insulin injection because not being able to eat or keep anything down। खाना नहीं खा पा रहा, इसलिए उसने इंसुलिन लेना क्या कर दिया, बंद कर दिया। Which instruction should be the nurse give to the client about insulin administration during period of illness। अब आपको पता है इलनेस के दौरान तो बढ़ाना चाहिए, डायरिया नोजिया हो तो भी आपको बंद तो नहीं करना है। क्या नहीं करना है, बंद तो नहीं करना। सो राइट आंसर कौन, पहला, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल एवरी 2 to 4 आवर, यार 2 से 4 घंटे में क्या करना आपको, शुगर लेवल मॉनिटर करना। ईट कैंडी और शुगर फ्रिक्वेंटली, या अटेम्प्ट ड्रिंक हाई कैलोरी बेवरेज, या टेस्ट डेली फॉर प्रोटीन। बताइए, अब इसमें डोज बढ़ाना, ये दूसरे तरह का ऑप्शन पूछ लिया, बताइए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन कुछ और इंसुलिन का पूछा, लेकिन ऑप्शन अलग दिए इसने। यस, जवाब दीजिएगा बच्चों जल्दी से। क्लास अच्छी लग रही तो लाइक और शेयर करना नहीं भूले, गद्दारी ना करें। राइट आंसर आएगा मॉनिटर ब्लड शुगर, और कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। इंसुलिन एडमिशन लेटर है कि आपको शुगर मॉनिटर करते रहना, और ऑप्शन कहीं पे मैच नहीं खा रहा। सीधा जवाब है, कैंडी खाने का मतलब नहीं है, क्योंकि मरीज को हाइपरग्लाइसीमिया है। ड्रिंक हाई कैलोरी लेना ही नहीं है। यूरिन का कोई प्रोटीन से लेने देना नहीं, हाँ शुगर का होता तो भी फिर भी कहते बात, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सी में कंफ्यूजन होना है क्यों, हाई कैलोरी बेवरेज क्यों लेना है, मरीज को क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया है। हमारे पास में डायबिटीज है तो बढ़ेगा बढ़ेगा, चाहे डायरिया हो तो भी बढ़ेगा। नर्स रिसीव ए ऑर्डर टू एडमिनिस्टर नोलिन आर, यानी रेगुलर इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग 10 यूनिट विथ नोलिन एंड 20 यूनिट, यानी 20 यूनिट तो एनपीएस लेना इंटरमीडिएट एक्टिंग, और 10 यूनिट क्या लेना है शॉर्ट एक्टिंग लेना है। सबको दिया है 7:30 बजे। Place the following action in the correct sequence to the nurse। How to nurse would mix the medication use all of opinion। सीक्वेंस में जमाना है, समझ मेरी बात, सीक्वेंस में जमाना। पहला, इंस्टिल 20 यूनिट ऑफ एयर इन द वाइल ऑफ नोवलिन एन, पहले नंबर पे। इंस्टिल 10 यूनिट ऑफ एयर इन द वाइल ऑफ नोवलिन आर, 2 नंबर पे। विड्रा कौन सा, रेगुलर पहले, और फिर लास्ट में क्या करोगे, आर। अब कहोगे साहब कि एन वाले में हवा नहीं डालोगे। अब कमबख्त, तो अगर तुमने हवा नहीं डाली और तुमने पहले क्या भर लिया रेगुलर, तो हवा डाल पाओगे क्या, है? इसलिए पहले हवा किस में डाले, एन में। पर ड्रग नहीं निकाल रहे हो आप, क्या नहीं निकाल रहे हो, ड्रग नहीं निकाल रहे हो। फिर हवा किस में डाले, आर में, और हवा डाल के फिर नीडल को बाहर निकालना, हैंड टू हैंड आपको क्या लगा लेना, इंसुलिन लेना, और फिर उसमें तुमने पहले हवा डाल दी वो ले लो। तो बेस्ट आंसर क्या जाएगा, 1 2 4 और 3, ए बी डी और सी। ये हो गया ना, ए बी डी और सी। इस सीक्वेंस में आप इंसुलिन का एक्शन करोगे, क्लियर है। नेक्स्ट, द क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हु हैज बीन एनपीएस डेली इन द मॉर्निंग
called the nurse that report recurrent episode of hypoglycemia with exercise, which statement by the client indicate an adequate understanding of the peak action of insulin and exercise. एक्साइज और एनपीएच के पीक लेवल के साथ क्या संबंध है? जब भी इंसुलिन ले रहे हो और जब पीक समय उस समय एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि पीक समय में किसकी रिस्क है? हाइपो की. किसकी रिस्क है? हाइपो की. तो उस समय आपको एक्सरसाइज नहीं करना. तो आई शुड बी नॉट एक्साइटेड सिंस आई एम टेकिंग इंसुलिन. द बेस्ट टाइम ऑफ टू मी एक्सरसाइज इज आफ्टर ब्रेकफास्ट. तो ध्यान रखना, जब पीक टाइम हो तब नहीं लेना. आप ब्रेकफास्ट के बाद कर सकते हैं एक्सरसाइज, आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट करके आप कर सकते हैं. लेकिन जब इंसुलिन 3-4 घंटे 6 घंटे बाद, और ये एनपीएच का पीक लेवल कब होता है? 3 घंटे के अंदर है. अरे बात सॉरी, ऑनसेट ऑफ एक्शन है 3 घंटे, तो 2 से 3 घंटे. पीक लेवल का होता है 6 आवर. तो उस पीक लेवल में आपको नहीं लेना. इसलिए आपको एक्सरसाइज करनी है तो तुरंत बाद में. हालांकि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क को भी देखना है, क्योंकि आपने एनपीएच दिया और एक्सरसाइज की तो शुगर की डिमांड बढ़ेगी, तो और हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क बढ़ेगी. तो आप यहाँ पे नॉर्मली नाश्ता किए बिना एक्सरसाइज करते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ नाश्ता करके एक्सरसाइज करना है ताकि हाइपो में ना जाए. बाकी द बेस्ट टाइम टू बी एक्सरसाइज इज मिड टू लेट आफ्टरनून. गलत है, उसमें तो 9 बजे दिया है. अरे कब दिया है? 9 बजे दिया मान लो, या मॉर्निंग में दिया आपने इंसुलिन, तो आपका दोपहर को तो हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क है, तो देना ही नहीं उस समय. या एनपीएच बेसल इंसुलिन, सो आई शुड एक्सरसाइज इन द इवनिंग. इवनिंग में नहीं करना है, बहुत लंबा हो जाएगा. आप नाश्ता करके उसी समय कर लो, कोई दिक्कत नहीं. So right answer goes to B. Next, which meal plan is best for DM client? डायबिटीज का क्लाइंट है. बेस्ट मील डाइट रहेगी वो लो कैलोरी, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, बट हाई क्या दे सकते हो? प्रोटीन. और हाई फ्लूइड दे सकते हो, हाई फाइबर डाइट दे सकते हो. हाई क्या दे सकते हो? सोडियम दे सकते हो, लेकिन लो कैल्शियम, लो मैग्नीशियम और लो पोटेशियम. पोटेशियम तो रेस्ट्रिक्ट देना है. क्लियर बच्चों? अवॉइडेंस ऑफ फैट एंड प्रोटीन, हाई फाइबर एंड एडिक्वेट प्रोटीन, लो फाइबर एंड हाई कार्बोहाइड्रेट, या हाई फाइबर एंड लो प्रोटीन. बताइए बेस्ट आंसर क्या जाएगा? यस, बहुत बढ़िया जवाब. बी इज द बेस्ट. हाई तो देना फाइबर ताकि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, और एडिक्वेट क्या देना? प्रोटीन. हाई भी नहीं देना. हाई भी से हाई की रिस्क है, तो आपको एडिक्वेट मतलब जितना चाहिए रिकमेंडेड 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 60 ग्राम जो जितना चाहिए. आ रहा है समझ मेरी बात? प्रेगनेंसी में +10 और लैक्टेशन में +20 करते हैं. याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? नॉर्मल जो चाहिए उतना, और फाइबर हाई देनी पर एडिक्वेट प्रोटीन देना. कोई भी चीज ज्यादा नहीं देनी. सो बी इज द बेटर आंसर. और कोई मेस नहीं कर रहा है. और यहाँ पे जो शुगर देनी है वो कौन सी देनी है? पॉलीसेकेराइड. कौन सी? पॉलीसेकेराइड. क्यों देते हैं बताओ? क्योंकि पॉलीसेकेराइड क्या होगी? मल्टीपल शुगर यूनिट से बना हुआ है. तो वो देखो, एक तो सिंपल शुगर होगी, मोनोसेकेराइड होगा ग्लूकोज, तो तुरंत खाते एब्जॉर्ब होगा, तुरंत शुगर को बढ़ा देगा. पॉलीसेकेराइड दोगे तो पॉलीसेकेराइड पहले किस में कन्वर्ट होगा? मोनोसेकेराइड में, और फिर एब्जॉर्ब होगा तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, एकदम ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा. इसलिए पॉलीसेकेराइड देना आपको. लाइक स्टार्च, आलू, चावल ऐसे खिला सकते हैं. ये डॉक्टर मना करते हैं, पर अगर शुगर कंट्रोल में तो आलू और चावल खिलाते हैं पेशेंट को. उसमें पॉलीसेकेराइड होता है, स्टार्च जिसमें पाया जाता है, वो खिला सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं खिलाना है. अरे बात में शुगर अगर मैनेजेबल है तो दे सकते हो, नहीं है तो फिर तो नहीं देना, फिर तो बंद ही करनी है. कार्बोहाइड्रेट को बंद ही करना है. ग्लिमिप्राइड इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विद डायबिटिक मेलाइटस. सल्फोनिलुरेज कैटेगरी के ड्रग है. साइड इफेक्ट में पढ़ा मोस्टली क्या रहता है? हाइपोग्लाइसीमिया एंड वेट गेन होता है इससे. ग्लिमिप्राइड प्रिस्क्राइब की गई पेशेंट को डायबिटीज के साथ. द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट व्हिच फूड आइटम इज मोस्ट एक्सेप्टेबल टू कंज्यूम व्हाइल टेकिंग दिस मेडिकेशन. सलाह कौन सी आप ले सकते हो? अगर तो अल्कोहल नहीं लेना है, रेड मीट ले सकते हो. रेड मीट क्या होता है? स्लो, प्रोटीन अच्छा है, फाइबर अच्छा है, और इसमें जो शुगर होती है वो कैसी होती है? पॉलीसेकेराइड्स होती है. होल ग्रेन सीरियल ले सकते हो, लो कैलोरी डेजर्ट, या कार्बोनेटेड बीवरेज. बताइए यहां पे आंसर BCE. रेड मीट ले सकते हो, होल ग्रेन यानी साबुत, और कार्बोनेटेड बीवरेज ले सकते हो. कार्बोनेटेड बीवरेज का मतलब क्या होता है? ये जो कोका कोला वगैरह होती है ना, ये कार्बोनेट होती है. इनमें शुगर कम होता है, ध्यान रखना, कंपेयर टू स्वीट ड्रिंक. जूस वगैरह में इनमें क्या होता है? ज्यादा होता है. तो कार्बोनेटेड बेवरेज, का कोका कोला नहीं होगी सर. कार्बोनेटेड बेवरेज के अंदर जैसे नींबू सोडा वगैरह ऐसा आते हैं. कार्बोनेटेड का मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है. समझ मेरी बात? इसलिए आंसर B, C और E. लो कैलोरी डेजर्ट तो लेना ही
कैलोरी से लो हो जा रहा है। डेजर्ट का मतलब जो पेस्ट्री वगैरह खाते हैं ना अपन बाद में, या मीठा खाते हो, तो मीठा कुछ भी नहीं खाना चाहिए, कैलोरी कोई मतलब ही नहीं है आप। तो ये और ये नहीं लेना आपको, अल्कोहल तो लेना ही नहीं है वैसे ही। क्लियर? सो रेड मीट ले सकते हैं, होल ग्रेन सीरियल ले सकते हैं, और कार्बोनेटेड बेवरेज ले सकते हैं। क्या माय पॉइंट? A client with diabetes mellitus demonstrate acute anxiety when admitted to the hospital for the treatment of hyperglycemia. What is the appropriate intervention to decrease the client anxiety? मरीज को था, अरे क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट, डायबिटीज था, ट्रीटमेंट था, एंजाइटी को कैसे मैनेज करोगे? बेस्ट इंटरवेंशन क्या है? यस यस, डी नहीं होगा बेटा, कार्बोनेटेड बेवरेज दे सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल दे सकते हैं डायबिटीज में। यस, एक क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटिस डेमोन्स्ट्रेट कार्बोनेटेड बेवरेज का मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं है यहाँ, CO2 युक्त या बाइकार्बोनेट युक्त जो बेवरेज होते हैं वो आते हैं। बहुत सारे बेवरेज आते हैं ना कार्बोनेटेड बेवरेज, जिसमें शुगर बहुत कम होती है। 100 ml में आप मान के चलो उनको 20-30 किलो कैलोरी ऐसे मिलती है। क्या नाम है? द क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटिस डेमोन्स्ट्रेट acute anxiety when admitted to the hospital for the treatment of hyperglycemia. What is the appropriate intervention? Yes, administered a sedative, convey empathy, trust and respect toward the client. कि मरीज के साथ क्या एम्पैथी रखनी है, सहानुभूति, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। एंजाइटी को तो इग्नोर करने का बढ़िया तरीका यही है। एंजाइटी कहीं को भी आपको क्या करना है, एम्पैथी मतलब उसकी फिक्र करनी है, हर बात में ट्रस्ट बनाए रखना और रेस्पेक्ट करनी है मरीज की। ऐसा नहीं कि शुगर बढ़ रहा तो मैं क्या करूं, तनख्वाह मिल रही है, आपको काम करना पड़ेगा एंजाइटी एलिवेट करने के लिए। तो बी इज द बेटर आंसर हियर, बाकी और ऑप्शन नियर बाय है ये। नेक्स्ट, रोटेशन साइट फॉर इंसुलिन शुड बी सेपरेट फ्रॉम वन अनदर बाय 1 इंच एंड शुड बी यूज्ड ओनली एवरी 3 वीक, 2 to 3 वीक या 3 to 4 वीक। थर्ड डे वीक, 2 to 3 वीक या 3 to 4 वीक। तो बेटर आंसर गोज टू 2 to 3 वीक। 1 इंच की दूरी रखनी है कम से कम, कहना ये चाह रहा है 1 से 2 इंच या 2 से 3 इंच भी लिखा, बेस्ट आप 1 से 2 इंच मान लेना, यानी 4-5 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है। और साइड को 2 से 3 सप्ताह में आपको क्या करना है, रोटेट करना है। When the client practice self administration of the insulin, which action is correct? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करना चाह रहा है इंसुलिन का, तो पहला pressing the skin at the 30-degree angle, या using a syringe calibrating the minimus, या using a 29 gauge needle, ये तो गलत है। rotating abdominal side for each injection, हर इंजेक्शन के बाद रोटेट करें साइड को। बताइए, ऐसी सिरिंज यूज करनी है जो मिमिक्स में हो, लेकिन आपको साइड को क्या करना है, ईच इंजेक्शन साइड एब्डोमिनल साइड को रोटेट करना है। अरे बस एक बार इधर लगाया, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार एब्डोमिनल साइड पे घुमाना, लेकिन रोटेट करना है, सेम ही जगह नहीं लगाना। समझ मेरी बात? गेट माय पॉइंट? डी इज द बेटर आंसर। द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब एक्सेनिटाइड फॉर द क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस हु टेक इंसुलिन। एक्सेनिटाइड करके टैबलेट ड्रग प्रिस्क्राइब की। The nurse should plan to take which most appropriate intervention? कौन सा इंटरवेंशन लेगा? पहला, withhold the medication and call the PSCP question to the prescription for the client, कि ड्रग नहीं देनी और डॉक्टर को पूछना है कि क्यों चालू किया आपने, गलत मतलब गलत मेडिसिन लिख दी है। पहला, teach the client about the signs and symptoms of the hyperglycemia and hyperglycemia, कि hyperglycemia और hypoglycemia का symptom बताए। Monitor the client for gastrointestinal side effect of after administration of the medication, मेडिसिन देने के बाद उसके GI के जो साइड इफेक्ट है वो इसके बारे में बताइए। या withdraw the insulin from the prefilled pen into a इंसुलिन सिरिंज एंड प्रिपेयर फॉर द एडमिशन के लिए तैयारी करें इंसुलिन को सिरिंज में भर के। बताइए, हियर राइट आंसर गोस टू बेटा विदाउट द मेडिकेशन, क्योंकि पेशेंट किसका है, टाइप 1 का, और एक्सेंटेटाइड क्या है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, और टाइप 1 में क्या है, कॉन्ट्रा। तो आपको ड्रग को क्या करना है, विदाउट करना है, और पूछना है कि तुमने टाइप 1 डायबिटीज है फिर भी तुमने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्यों चालू करी। Is it clear or not प्यारो? So A is the best answer. Next question, बताइए, जवाब में कंजूसी नहीं बेटा। Yes, after stabilization in the emergency department, the client with diabetes ketoacidosis is admitted to a step down unit for further observation and treatment. मरीज डायबिटीज का था, उसको डीके हो गया, डीके होने के बाद उसको दवाई दी गई, दवाई देने के बाद उसको क्या थोड़ा नॉर्मल हुआ था, उसको स्टेप डाउन यानी धीरे आईसीयू से बाहर निकाल रहे हैं, आप एसडीयू में ले आए, हाई डिपेंडेंसी यूनिट में लेके आ गए। आफ्टर सेवरल एपिसोड ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया द फिजिशियन ऑर्डर स्लाइडिंग स्केल रेगुलर इंसुलिन, सब रूट से आपको स्लाइडिंग स्केल से इंसुलिन देना।
How soon after administering the client dose of regular insulin subcutaneously should the nurse assist for sign of glycemia? इतनी बकवास करके सीधा कह रहा है कि रेगुलर इंसुलिन देने के बाद कितनी देर बाद हाइपोग्लाइसेमिया होगा? है 5 मिनट, 30 मिनट, 6 मिनट, 6 घंटे या 10 आवर? अब इसमें नियर बाय, वैसे पीक लेवल 3 घंटे, लेकिन अब 6 घंटे तो लेट हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑनसेट ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग 30 मिनट बाद में भी हाइपोग्लाइसेमिया का रिस्क है, इसलिए खाना खिला दे. सो राइट आंसर गोज टू बी. The physician prescribed glyburide tablet है only for the client treat diabetes. Oral hypoglycemic agent डायबिटीज के लिए दी जा रही है glyburide. When the client asks why I diabetic relative cannot take insulin orally, what is the best? यानी इंसुलिन orally क्यों लेते हैं इतना पूछ के, तो orally क्या होता है? क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा क्या किया जा सकता है? इंजेक्टेड, क्योंकि प्रोटीन बेस्ड है. सो ए इज द राइट आंसर. सिंपल सा क्वेश्चन. During the mid morning after receiving insulin, the client report feeling weak. Or during the mid morning after receiving insulin, the client report feeling weak, shaky and dizzy. कि मिड मॉर्निंग आफ्टर रिसीविंग इंसुलिन, मिड मॉर्निंग में यानी 9-10 बजे मरीज ने इंसुलिन लिया और मरीज में वीकनेस, सेकिंग और डिजीनेस फील हो रहा है. द नर्स आस्क्ड द नर्सिंग असिस्टेंट टू ऑब्टेन द कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट विद ग्लूकोमीटर. नर्स ने अपने असिस्टेंट को कहा कि तुम शुगर चेक कर लो. द नर्सिंग असिस्टेंट रिपोर्ट दैट द क्लाइंट ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 58 मिलीग्राम, यानी माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया है. What is the most appropriate nursing action? इतनी बकवास करके सीधी बात क्या करिए? 58 मिलीग्राम. Administer the next scheduled dose insulin. Give the client 1/4 cup of the sweet fruit juice. Report the client symptom to the physician. Perform the complete head to toe assessment. बेस्ट आंसर क्या जाएगा? माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिया का सिम्टम है. अब हर बार ही तुम बता ही रखा है, तुम पढ़े लिखे लोग रोज ही डॉक्टर को बताते रहोगे हाइपो हो रहा है. आप क्या करो, अभी हाइपो को ठीक करो, फिर बताएंगे डॉक्टर. So right answer goes to B. Next, a client has a glycosylated hemoglobin measurement is 6%. What should the nurse conclude about the client when planning for the teaching for the best on the result of the laboratory test? 6% आपका HbA1c आया है, तो क्या प्लान करोगे? कुछ प्लान नहीं करना, नॉर्मल है ना 6%. जो ट्रीटमेंट प्लान चल रहा है उसको क्या करे? फॉलो करे. अरे कोई डाउट है? During the physician visit, the client report researching of use of insulin pump on the intern and want to know the possibility of being a candidate. Clear? The physician visit, the client report researching to use of insulin pump on the intern and want to know the possibility of being a candidate. After evaluating the client and discussing the request, the physician asks the nurse to provide the instruction about management of the client diabetes using a continuous insulin infusion pump. जो कंसल्टेंट है वो राउंड पे आया है, वो किसी पेशेंट पे अपने जीआर से एक्सपेरिमेंट कराना चाह रहा है, तो इन्फ्यूजन पंप का यूज कराना चाह रहा है. अब नर्स को कह रहा है, डिस्कस कर रहा है, फिजिशियन पूछ रहा है अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट डायबिटीज यूजिंग ए कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन पंप. जो एब्डोमेन पे लगाते हैं अपन इन्फ्यूजन, उसको लगाने के बारे में पूछ रहा है फिजिशियन. किससे? नर्स से. जो जीआर है वो पूछ रहा है. The nurse teaches the client how to infusion pump operate and correctly point out the infusion in topically administration in which location. अब इतनी बकवास करी है, ये कह रहा है कि इन्फ्यूजन पंप को लगाना कैसे और कैसे यूज करना है. ये तो घुमाया गया है क्वेश्चन को. पहला ऑप्शन, इन ए वेन विद इन द नॉन डोमिनेंट हैंड, वेन में लगा देना है. इन द मस्कुलर टिश्यू ऑफ द थाई या सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द एब्डोमेन. तो बेस्ट क्या है? एब्डोमेन पे बांधते, बेल्ट आता है इसका, इंसुलिन पंप आता है कंटिन्यू, और वो निडल अपन का लगा देते हैं, सबक्यूटेनियस लगा देते हैं. वो कंटिन्यू शुगर लेती रहती है, शुगर चेक करती रहती हो, और अमाउंट में क्या करता रहता है? ऑटोमेटिक आपके सबक्यूटेनियस में क्या जाता रहता है? पंप है ना आर्टिफिशियल, उससे शुगर जाता रहता है. सो बेस्ट आंसर गोज टू सी. क्या जाएगा? सी. एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया बहुत सारों को, लेकिन ये इतनी बकवास है. ये कुल मिला के पूछ रहा है कि इन्फ्यूजन पंप जो आता है ना ऑपरेटेड, वो कैसे यूज किया जाता है. सो सी इज द बेटर आंसर. आपका ये रहा, ये जो एब्डोमेन है ये बेली हो गई आरी पास में कर्मा पॉइंट, और ये क्या हो गया है? इन्फ्यूजन पंप. अबे उधर नहीं देखना है, सबका इधर ही नजर है. इधर देखो, यहाँ लगा हुआ है आरी पास में, ये रहा इन्फ्यूजन पंप. और ये क्या करता है? शुगर भी नापता है और इसके अंदर मेडिसिन आती रहती है, तो उस हिसाब से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मेडिसिन दी जाती है. कर्मा पॉइंट. अरे कोई डाउट है? आफ्टर यूजिंग द ग्लूकोमीटर, the emergency department technician report the nurse that the client capillary blood glucose measurement is 948 milligram per dl. ग्लूकोमीटर से शुगर लग रहा है, शुगर 498. बेस्ड ऑन द क्लाइंट ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट, इमीडिएटली रिवैल्यूएट द क्लाइंट व्हिच physician order should be the nurse anticipate. Select option apply.
498 शुगर है तो क्या क्या दोगे आप उसको, कुल मिला के बात कर रहे हैं, डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करेगा? यस, अरे ये इंसुलिन पंप है बेटा। यस, फर्स्ट टाइम क्या देखा, कमर या इंसुलिन पंप? यस, स्टेट सीरम ग्लूकोज लेवल वो तो कर ही लिया। इंट्रावेनस रेगुलर इंसुलिन बिल्कुल देना है। वाइटल साइन एवरी 2 आवर लेट हो जाएगा। डाइट ऑफ 6 स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, कोई लेने देना नहीं है। इलेक्ट्रिक ग्लूकोमीटर मेजरमेंट बिफोर द मील एंड बेड टाइम या कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटर। तो 498 में शुगर बहुत ज्यादा हो जाता बेटा, तो सीक्वेंस जो बेस्ट रहेगा, पहला स्टेट शुगर तो करना ही है आरी पास में, दूसरा इंटरवेनस इंसुलिन देना है। वाइटल बिल्कुल 2 आवर से ले सकते हैं, वाइटल तो ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, वाइटल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लेट नहीं होगा, ये नॉर्मल है, सॉरी। और क्या कार्डियक मॉनिटर करना ही है। हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है मरीज को, क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए तो हाइपोकैलेमिया होगा, नहीं होगा? तो उस स्थिति में तो ये आंसर। बाकी मील का और ग्लूकोमीटर बेड टाइम का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ए बी सी एफ। ए बी सी एफ। A nurse administered the prescribed regular insulin to a client in a diabetic ketoacidosis. In addition, the nurse anticipated that the IV solution prescribed will contain potassium in replacement potassium ion in the extracellular fluid at R being select all of the fly. Sorry, मतलब 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन कह रहा है nurse administering the prescribed regular insulin to a client in diabetic ketoacidosis. Diabetic ketoacidosis का client है, regular insulin दिया जा रहा है। In addition, the nurse anticipated that IV solution prescribed will contain potassium to replenish potassium ion in the extracellular fluid that are being rapidly lost of the body by copious diaphoresis present during the coma. पोटेशियम लॉस हुआ इंसुलिन के दौरान। क्वेश्चन ये है कि मरीज को डायबिटीज है, इंसुलिन थेरेपी चल रही है, इंसुलिन थेरेपी चलने की वजह से पोटेशियम क्या हो गया, लॉस। क्या हो गया, उसका कारण क्या है, ये पूछ रहा है। पहला कि रैपिडली लॉस की डायबिटीज में डायप्रोसिस हुआ, उसकी वजह से पोटेशियम लॉस हो गया, तो ये तो गलत है। कैरिड विद ग्लूकोज टू किडनी टू द एक्सक्रेट द यूरिन टू द इंक्रीज अमाउंट, तो इंसुलिन एक्सक्रेट भी नहीं कराता है। क्विकली यूज्ड टू ड्यूरिंग द रैपिड यूजेज ऑफ कैटाबोलिक रिएक्शन स्टिमुलेटेड बाय इंसुलिन एंड ग्लूकोज या मूव इनटू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपेयर्ड। तो क्या कर रहा है, मरीज को रेगुलर इंसुलिन चल रहा है, उसको हाइपोकैलेमिया हो रहा है आरे पास में, तो डॉक्टर कह रहा है कि तुम आईवी क्या दो उसको, पोटेशियम। तो ये पूछ रहा है कि जो पोटेशियम कम हुआ उसका कारण क्या है। तो इंसुलिन दे रहे हो ना, उसकी वजह से इंट्रासेलुलर से कहां, सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलर से, यानी ब्लड से कहां पोटेशियम शिफ्ट हो गया, सेल में। इसलिए ये आंसर क्या जाएगा, डी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि इंसुलिन पोटेशियम को कम कैसे करता है। तो इंसुलिन ब्लड से पोटेशियम को उठाता और कहां भेजता है, सेल में। बताओ सेल इंट्रासेलुलर है कि नहीं है, और ब्लड कौन सा, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो क्या कर रहा है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में शिफ्ट करता है किसको, इंसुलिन, किसको, ग्लूकोज और पोटेशियम को। सो राइट आंसर गोज टू डी इज द बेटर आंसर। सो आज अपन ने लगभग 81, चलो 85 कर लेते हैं अपन, चलेगा, कॉम्प्लिकेशन कल पढ़ लेंगे। द फिजिशियन ऑर्डर द 24-hour यूरिन कलेक्शन टू एड इन द डायग्नोसिस ऑफ डीके। द नर्स इज मोस्ट एक्यूरेट टेलिंग द क्लाइंट दैट द यूरिन कलेक्टिंग इज बिगिन व्हेन। 24 घंटे का यूरिन करना, क्योंकि मरीज को डायबिटिक केटोसिडोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, मोस्ट डेंजर कॉम्प्लिकेशन, क्रोनिक बट मोस्ट कॉमन एंड डेंजर कॉम्प्लिकेशन। तो ये कह रहा है कि 24 घंटे का यूरिन करना है, तो कैसे कलेक्ट करना है, सीधी बात है। तो आपको पता है फर्स्ट यूरिन को डिस्कार्ड करना है, लास्ट को क्या करना है, कलेक्ट। यही क्वेश्चन है। वी टेल द नेक्स्ट वर्डिंग, या आफ्टर द क्लाइंट नेक्स्ट वर्डिंग, या आफ्टर ड्रिंकिंग द पिचर्स ऑफ वाटर, या विद द फर्स्ट वर्डिंग इन द मॉर्निंग। फर्स्ट वर्डिंग नहीं लेना है, अरे विद द क्लाइंट नेक्स्ट वर्डिंग लेनी। पहली वर्डिंग को क्या करना है, खाली करना, और नेक्स्ट वाली वर्डिंग लेनी। अरे बस में, या आफ्टर द क्लाइंट नेक्स्ट वर्डिंग, या विद द क्लाइंट नेक्स्ट वर्डिंग। तो राइट आंसर क्या जाएगा, बी इज द बेटर आंसर, कि आफ्टर द क्लाइंट नेक्स्ट वर्डिंग। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट करना है, तो नेक्स्ट वर्डिंग मतलब आपने जो वर्डिंग कर दी उसके बाद वाली क्या करना है, यूरिन को कलेक्ट। या विद द क्लाइंट नेक्स्ट, विद द मतलब नेक्स्ट वर्डिंग में जो पहली वर्डिंग आ रही है आपकी, उसके साथ नहीं, उसके बाद की। तो 7 बजे आपने वर्डिंग कर दी, उसके बाद वाला यूरिन कलेक्ट करना है, अरे और लास्ट वाला लेना आपको। तो बी इज द बेटर आंसर। कोई डाउट है, समझ मेरी बात, चलेगा। During the change in the shift, a nurse discovered that hospitalized client with diabetes received 2 doses of insulin. After notifying the patient, received the most appropriate action. गलती से डबल डोज लग गई इंसुलिन की, तो नर्स का क्या रोल है। पहला, कंप्लीटिंग इंसिडेंट रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट कॉलिंग द आईसीयू नर्स को बुलाए,
परफॉर्म फ्रीक्वेंट न्यूरोलॉजिकल चेक या मॉनिटर द शुगर। सीधी बात, नो बकवास। एक तो छुपाने नहीं है डबल हो गई, और दूसरा क्या करना है, अपने शिफ्टिंग चेंज हो रही है तो अपने शिफ्ट को देना और शुगर चेंज करते रहना है। शुगर कम नहीं हुआ, डबल डोज लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल कॉमन फिनोमेना होता है, पर अवॉइड करना है। और अगर शुगर कम हो रही है तो नोटिफाई फिजिशियन, और नोटिफाई फिजिशियन की जरूरत नहीं, आप क्या दो, पहले ट्रीटमेंट दे दो, जो भी आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वो ज्यादा ही सीवियर है तो डॉक्टर से बात करके आप आईएम लगा दो, कहना पॉइंट। पर छुपाना नहीं है, कई बार क्या डर के मारे छुपा देते, पेशेंट मारा जाता है। द नर्स इम्प्लीमेंट ए डायबिटिक टीचिंग प्लान इन एंटिसिपेशन ऑफ द क्लाइंट डिस्चार्ज विच स्टेटमेंट इंडिकेट दैट क्लाइंट हैज मिसअंडरस्टूड द टीचिंग, यानी नीड फॉर फर्दर, पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी चल रही है, पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है, तो कौन सी स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि टीचिंग इफेक्टिव नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। पहला, आई में नीड मोर इंसुलिन ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्ट्रेस, ये तो सही है, ज्यादा इंसुलिन लेना है बीमारी के दौरान। आई में नीड मोर फूड वेयर एक्सरसाइज स्टिमुलस, की ज्यादा एक्सरसाइज करो तो खाना ज्यादा लेना, तो ये भी सही है। माई इंसुलिन नीड में चेंज एज आई गेट ओल्डर, कि जैसे जैसे मैं बड़ा होऊंगा मेरा इंसुलिन चेंज होगा। या माई डिपेंडेंस ऑन इंसुलिन में स्टॉप इवेंचुअली, कि मैं एक दिन ऐसा आएगी कि मेरी इंसुलिन पे जो निर्भरता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना, इंसुलिन पे निर्भरता कभी भी खत्म नहीं होगी। हाँ, इंसुलिन चेंज होगा समय के साथ, बड़ा रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, पर निर्भरता कभी भी खत्म नहीं होगी, जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा आपको। सो डी इज द बेटर आंसर हियर। यस, बी वाला गलत है। खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करनी है, इंसुलिन चल रहा है डायबिटीज में, वरना हाइपो में चला जाएगा मरीज। सो डी इज द बेटर आंसर। बेनेडिक्ट टेस्ट, इन सब के बारे में अपन बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 84 तक अपन डिस्कस किया, बाकी का एक लास्ट लेक्चर और लेंगे 1-1.5 घंटे का, और डायबिटीज को फिनिश कर देंगे। और इसमें हर तरह के जो टफ से टफ क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं, नॉर्मल पहले पढ़ा रखे, ये तो बचे हुए क्वेश्चन है जो आ सकते हैं और जो नहीं भी आएंगे, लेकिन इनको पढ़ने से दूसरे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं।